ठीक है जी, ये भाई आज डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो आपने क्वालिटी एश्योरेंस रूम में जाके टीए भाई के साथ डिस्कस कर लेना है, ठीक है। क्योंकि इस वक्त अब एक फ्लो में चल रहा है ना, या तो उस वक्त हमारे पास टाइम होता और उस दिन का टाइम भी आपने ही खाया था। यही है वो खून आशाम दरिंदा। अच्छा जी, आप लोगों ने आप लोगों ने पढ़ा और हैरान हुए कि सर क्लास में पता नहीं क्या क्या वैरायटियाँ बताई जा रहे थे, किताब में इतनी बारीक बारीक सी सीधी सी लाइंस लिखी हुई हैं। तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि हम लॉजिकली चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लें। चैप्टर 1 से लेके 5 तक बड़ी तेज़ी से स्किम करने होते हैं, लेकिन इस चैप्टर को एक्सटेंडेड टाइम देने का मकसद ये है कि इसको हम लॉजिकली अच्छी तरह से समझ लें कि ये क्या कह रहे हैं और किस तरह से कह रहा है। तो मोस्ट प्रॉब्ली हम इस चैप्टर को आज ख़त्म करने की पोजीशन में होंगे इंशाल्लाह, प्रोवाइडेड कि और कोई मसला ना पड़े। आज जो है वो आप लोगों की किस्मत थोड़ी अच्छी हो सकती है। ICAP वालों का एक विज़िट ड्यू है जो कि आज होना है, किसी भी टाइम पे होता है। ऑल्दो मैंने कहा है कि जी मैं क्लास में रह के पढ़ा रहा हूँगा, अगर वो बिल्कुल एग्जैक्टली एक्सप्रेसली एब्सोल्यूट वे में कह देते हैं जी आब्दी साहब को सामने बिठा के उनसे मुलाकात करनी है, तो फिर मैं आ जाऊँ। अदरवाइज़ कोशिश करें कि मेरी इन्वॉल्वमेंट ना ही हो और बाहर से ही वो आके देखें, विज़िट करें और चले जाएँ। नहीं, वो PPE के लिए आ रहे हैं, और PPE के हमारे सारे बैजेस मैक्सिमम शाम में हैं, तो इस वक्त दिन में एक आधी बैच है। तो ये बड़ा फ़ायदा हो गया कि जब उन्होंने दिन में आना था, हमें पता लग गया कि कौन से बैच में आना है। तो इसलिए ना हम अपने तौर पे, क्योंकि वो बैच 2 बजे के आसपास सरदील का ही चल रहा होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ICAP वाले अगर आए तो वो हमारे इस बैच में अचानक से लेक्चर के बीच में हो सकता है मुझे जाना पड़े, तो मैं 15 मिनट के लिए जो वापस आऊँ। और एक अच्छे आइडियल टाइम पे अगर हम मौजूद हैं कि हम लेक्चर के तकरीबन इख्तितामी मराहिल पे हैं, तो उस वक्त निकलूँ तो आपका भी फ़ायदा हो जाएगा, मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा। उससे ये होगा कि 10 मिनट इस क्लास के खाए जाएंगे, 5-10 मिनट अगली क्लास के खाए जाएंगे, उनको प्यारी सी चाय पिला के उनको जो है हम वो रुखसत कर देंगे। चाय नहीं पिलानी चाहिए, हम वो वाली चाय नहीं पिलाएंगे, एक वो वाली चाय जो एक मेहमान को एक मुनासिब टाइम पे जो आ रहा है उसको हम वो करें। हम खाना नहीं खिलाएंगे, हालांकि दोपहर 2 बजे जो है वो खाने का टाइम होता है। हाँ देख लें। नहीं इंशाल्लाह, अब मेरी कोशिश ये है, मैंने इनसे कहा था कि अगर वो एक्सप्रेसली मुझे ना बुलाएं तो मैं इन्वॉल्व ना ही हूँ, तो बेहतर है कि वो इंडिपेंडेंटली आएँ, इंडिपेंडेंटली देखें और किसी भी किस्म का कोई बायस ना हो, क्योंकि वो फिर बिल्कुल गैर जानिबदारी से काम हो सके। ऐसा ना हो कि वो साथ बैठ के जो है वो बात खुशगवार माहौल में चली जाए, और जो है ना वो, चूँकि जो ऑडिट करने आ रहे हैं उन्होंने ही फिर 1 महीने बाद रिवीजन क्लासेस के लिए मेरे से टाइम लेना है। तो लेकिन अगेन ऐसा नहीं हुआ, हमारा जब पहले भी ऑडिट हुआ है तो ICAP वाले वाकई बड़े ही मतलब नज़र आया है कि फुल अपने फ़र्ज़ को ना पूरा फॉलो करते हैं। हमें इतनी तकलीफ़ से गुजरना पड़ा है RIT के प्रोसेस से, एक एक चीज़ की इतनी डिबेट, इतनी चीज़ें, एक एक चीज़ को वेरीफाई करना, उनके बार के विज़िट ट्रिप। तो अगेन मतलब उन्होंने साबित किया है कि भाई ताल्लुक़दारी यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या हम इस काबिल हैं कि हम एक RIT के तौर पर रजिस्टर हो सकें। तो वही बिल्डिंग जो ऑलरेडी RIT के तौर पर रजिस्टर हुई हुई थी, उसी बिल्डिंग में हमें ये साबित करना मुश्किल हो रहा था कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या इस काबिल है कि यहाँ एक RIT चल सके, पहले वाले से ज़्यादा एनहांस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, ज़्यादा चीज़ों के साथ। तो कहने का मतलब है कि वो इतने रिजिड होते हैं अपने SOPs में, अपने प्रोटोकॉल्स में, कि वो हर चीज़ को अच्छी तरह से वेरीफाई करते हैं, और जब तक वो चीज़ वेरीफाई ना हो तब तक वो सर्टिफिकेशन या उसके ऊपर अटेस्टेशन नहीं देते। आप लोगों ने कुछ पढ़ा, आपने घर जाके पढ़ा TPS किसे कहते हैं, MIS किसे कहते हैं, DSS किसे कहते हैं, और यकीन माने उसमें वो सारी गहराइयाँ नहीं लिखी हुई थी जो मैं क्लास में बताई जा रहा था। मैं इसलिए बता रहा था कि पेपर में अगर कोई लॉजिकल सवाल आए, कुछ इस तरह की चीज़ हो, तो आप को पता हो कि क्या करना है, कैसे करना है, चीज़ों को किस तरह से लेके चलना है। और अगर कोई रट्टे वाला सवाल आए तो रट्टा तो आप लोग लगा ही लेते हैं माशाल्लाह से। तो ये सारे सिस्टम समझ आए, एक्सपर्ट सिस्टम वाली बातें समझ आई, किताब में उतनी डिटेल से नहीं था। डाटा वेयर हाउस, डाटा मार्ट, ये समझ आए। डेटाबेसेस होती हैं, डेटाबेसेस में अलग अलग डेटाबेस होते हैं, हर सारे डेटाबेसेस को इकट्ठा कर लें, डेटाबेस का वेयर हाउस बन जाता है। अकेली डेटाबेस एक मार्ट होती है, और उस डेटाबेस के अंदर जो इंडिविजुअल एलिमेंट होते हैं वो डाटा कहलाते हैं। तो डाटा वेयर हाउस, डाटा मार्ट, ये सारी बातें समझ आ रही हैं।
कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल? जी जी जी, इसमें ऑडिट के अंदर जब आप ट्रेनिंग करते हैं, आप फर्म में जाते हैं तो कई डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। एक डिपार्टमेंट हो सकता है वो आपको टैक्स में भेज दें, जहां आपके पास मुख्तलिफ इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, उन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न बनवानी है, आपकी फर्म के मैनेजर आपको गाइड करें कि ऐसे ऐसे करना है, आपके साथ बैठ के कुछ रिटर्न फाइल करें, कुछ आप अकेले फाइल करें और साथ साथ फ़ोन पे उनसे गाइडेंस ले लें या उनसे पूछ लें कि क्या करना है, किस तरह से करना है। एक डिपार्टमेंट होता है, अगेन इस डिपार्टमेंट में मजीद एडवांस लेवल के काम होते हैं, उनके सेल्स टैक्स के रिफंड फंसे हुए होते हैं, उनकी टैक्स की कोई सी इंटरप्रिटेशन में मसला होता है, उनको कोई नोटिस आया हुआ होता है, FBR से कोई फड्डा होता है, आप उसमें उनको हेल्प करते हैं। सेकेंड, ऑडिट का डिपार्टमेंट, आप अपनी फर्म की तरफ से मुख्तलिफ कंपनियों को ऑडिट करने जाते हैं। कंपनी का ऑडिट फर्म को मिला होता है, फर्म ने उस कंपनी के एरियाज़ को चेक करना होता है कि वो सही हैं या नहीं है। ऑडिट के पेपर में जो आप नॉलेज पढ़ते हैं उसके मुताबिक आप डिफरेंट एरियाज़ को वेरीफाई करते हैं, और टीम में अगेन सीनियर जूनियर होते हैं जो सीनियर जूनियर को सिखा रहा होता है तुमने ऐसे करना है, तुमने ऐसा करना है। फिर एक कंसल्टेंसी डिपार्टमेंट होता है जो हर फर्म में जिसके अलग मतलब है। किसी फर्म में कंसल्टेंसी का मतलब है कि वो इंटरनल ऑडिट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी में कंसल्टेंसी का मतलब है एग्रीड अपॉन सर्विसेज, किसी में कंसल्टेंसी का मतलब है कि वो जाके आईटी की कुछ अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करें, और कुछ जगह कंसल्टेंसी का मतलब है वो ईआरपी पे काम कर रहे हैं। ईआरपी पे भी दो तरह के काम हो सकते हैं। एंटिटी ने एक ईआरपी सिस्टम लगाया हुआ है, हम जाके उसका ऑडिट करें कि वो सिस्टम सही काम कर रहे हैं या नहीं। और दूसरी असाइनमेंट ये हो सकती है कि हमें काम मिल जाए कि एक फ़लाना कंपनी है, आपने उसका ईआरपी सिस्टम नए सिरे से डेवलप करना है, तो पहले जाके अंडरस्टैंडिंग लें उनकी क्या सेटअप है। वो फॉर एग्जांपल मुझे ईआरपी लगवाना है ना, तो मैं किसी ऑडिट फर्म से कहूँगा कि भाई मुझे ईआरपी सिस्टम लगवाना है, आप आएँ जो ईआरपी सिस्टम इंप्लीमेंट करके देते हो। उनके पास लाइसेंस होगा किसी इंटरनेशनल ब्रांड का, ओरेकल का, SAP का, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट्स हैं, मुख्तलिफ और प्रोडक्ट्स हैं, ओडू आजकल काफ़ी ज़्यादा एक सॉफ्ट सी प्रोडक्ट चल रही है, तो अलग अलग तरह की प्रोडक्ट्स हैं। उसने किसी एक प्रोडक्ट का लाइसेंस लिया होगा, फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि हम आपको ओरेकल इंप्लीमेंट कर देंगे, मैं कहूँगा आएँ करें। पहले वो आके सिस्टम समझेंगे हमारा सिस्टम क्या है, पहला डॉक्यूमेंट फॉर्म होता है, फिर रसीद होती है, फिर फलाना होता है, फलाना होता है, उस सारे को अपने पास नोट करेंगे, फिर हमसे पूछेंगे फ़्लो क्या है, पहले क्या होना होता है, फिर क्या होना होता है, फिर क्या होना होता है, बच्चा क्या क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, आप कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, वो हमारी सारी नीड समझेंगे और फिर अपनी IT की टीम को समझाएंगे कि भाई ये एक इदारा है, एक इस तरह का सिस्टम इनको डिज़ाइन करके देना है जिसमें ये फीचर्स मौजूद हों। एक सिस्टम डिज़ाइन होकर आएगा हमारे इदारे में, हम उसे देखेंगे, हम कहेंगे नहीं भाई इस मेन्यू में ये चीज़ ऊपर कर दो, ये नीचे कर दो, ये वाली रिपोर्ट यूँ जनरेट होनी चाहिए, ये वाले लेवल पे एम्प्लॉई को ये वाली रिपोर्ट नहीं दिखनी चाहिए, ये रिपोर्ट दिखनी चाहिए। हम ये सारी फरमाइशें करेंगे, वो अपने सिस्टम को दोबारा से अपडेट करेंगे। तो ऑडिट फर्म्स के पास IT की टीम होती है जो कि डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं वो जाके क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, अपने IT वालों को समझाते हैं, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, फिर क्लाइंट के प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उनको अपने IT वालों को समझाते हैं, और फिर उसकी एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं, और फिर सर्विस सपोर्ट के लिए क्लाइंट पे कुछ महीने बैठे रहते हैं कि अगर उनको ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन या ड्यूरिंग रनिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं तो वो आपको बताएं और आप उन्हें बताएं। तो टेक्निकली इसमें एक स्टूडेंट बहुत चिल में होता है, इधर की बात उधर करनी होती है और उधर की बात इधर करनी होती है, और ये काम उसे फेसबुक की वजह से वैसे ही करना आता है। जी ये काम तो एक IT प्रोफेशनल एक CA से बहुत अच्छा नहीं कर ये काम एक IT प्रोफेशनल CA से बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन वो जालिम को नहीं पता था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके साथ क्या करेगी। उसने अकाउंटिंग नहीं सीखी, अकाउंटेंट्स ने IT सीख ली। हम इस वक्त चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? हम अकाउंटेंट्स को इतनी नॉलेज ज़रूर दे रहे हैं कि वो बिल्कुल IT में वो ना हो, उन्हें पता ही ना हो, जबकि उन IT वालों को समटाइम नहीं पता होता कि डेबिट का क्या मतलब है और क्रेडिट का क्या मतलब है। हम उनको उनकी ज़बान में समझा रहे होते हैं कि भाईजान जब इस तरह से हो तो दो खाने बने हुए हो, दोनों में अमाउंट बराबर होनी चाहिए, ये ऐसे हो, ये वाली चीज़ वहाँ पे जा रही हो और ये वाली चीज़ वहाँ पे जा रही हो। जो हम उन्हें फ़्लो बताएंगे, वो चाहे हम अली बाबा बोलें, उन्हें अल्फ़ा बोलें, बीटा बोलें, जो बोलते जाएंगे वो उसको कोडिंग कर करके बनाते जाएंगे। तो उन्होंने आगे बढ़ के अकाउंटिंग सीखनी थी, वो आसान काम था, ये साइंस नहीं थी, वो साइंस थी। अकाउंटेंट्स ने बढ़ के IT सीख ली। हमारा फोकस नहीं है, लेकिन हम फिर भी इतना इंट्रोडक्शन ज़रूर दे रहे हैं या इतनी बातें ज़रूर कर रहे हैं कि जब आप एक इदारे में जाएं तो आप बिल्कुल ही खाली ना हो उस नॉलेज से। आपको पता हो सिस्टम क्या होते हैं, सिस्टम के कंट्रोल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स क्या होते हैं, बाकी क्या है। और आज हमने क्या बातें करनी है, आज हमने यही देखना है कि IT के अंदर क्या थ्रेट्स हैं, IT में सेफ्टी क्या है, IT में सिक्योरिटी प्रिकॉशंस क्या है। जी ERP बेसिकली है क्या? ERP एक एंटिटी वाइज रिसोर्स प्लानिंग है जिसमें एक एंटिटी के डिफरेंट फंक्शंस इकट्ठे
फॉर एग्जांपल किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू रन हो रहे हैं, ये कैसे रन होंगे, इसके पीछे क्या लिंकिंग होगी, ये बताएगा एक अकाउंटेंट। अकाउंटेंट क्लाइंट से सुन के उनका फ्लो बताएगा। ये ऐसे ही है जैसे एक दुकानदार से पूछें भाई तुम्हें वेबसाइट पे क्या क्या आइटम चाहिए, वो कहे ये आइटम ऊपर नज़र आए, ये नीचे नज़र आए, ये रंग पीला नज़र आए, ये नीला नज़र आए। आप आईटी वाले को बताएंगे भाई ये वाली प्रोडक्ट यूँ दिखे, ये प्रोडक्ट यूँ दिखे, इस तरह से करके। अब इसमें आप क्यों हैं, ये आईटी वाला डायरेक्ट पूछ लेता है, इसलिए कि उनके सिस्टम के अंदर अकाउंटिंग भी हो रही है और वो आईटी वाले को नहीं समझ आनी अकाउंटिंग क्या है, और ना कंपनी वालों के पास इतना टाइम है कि आईटी वालों को आईटी वालों की ज़बान में समझाएं कि इसमें करना क्या है। तो टेक्निकली हम बन गए मिडल मैन। फिर आईटी वालों के रिसोर्स महंगे होते हैं। अगर आईटी वाले आके इम्प्लीमेंट करके देंगे तो वो 15 करोड़ में लगा के देंगे ईआरपी का सिस्टम, हम लोग करेंगे हम 2 करोड़ में लगा देंगे। हम 1 साल के लिए अपनी 6 बंदों की टीम बिठा देंगे, आईटी वाले करके दिखाएंगे ये हरकत। आईटी के रिसोर्स महंगे होते हैं और थैंक्स टू सिस्टम अकाउंटिंग का रिसोर्स बहुत सस्ता होता है। आईटी जो है हाँ, फ़र्क क्या होगा, आप अकाउंटिंग की अंडरस्टैंडिंग लेके उनको अच्छे तरीके से समझाएंगे जिससे एक ऐसा सिस्टम बनेगा जो अकाउंटिंग भी बड़े अच्छे तरीके से कर रहा होगा। तो इसकी की वर्थ ज़्यादा है ना, ये कंबाइंड सिस्टम की वर्थ ज़्यादा है। अकाउंटिंग अलग चीज़ है, आईटी अलग चीज़ है। आपने अकाउंटिंग और आईटी को जोड़ के क्लाइंट को इंस्टॉल करके दे दी और वहाँ पे बैठ भी गए कि कोई मसला हो तो हमें बताना, सॉल्व आपने नहीं करना, सॉल्व फिर आईटी वालों से करवाना है। लेकिन कम से कम ये वर्थ एक इदारे को, भाई मुझे बैठे बिठाए मेरा इदारा आहिस्ता आहिस्ता बेहतर तरीके से एक अच्छे सॉफ्टवेयर पे चलना शुरू हो जाए। और अगर मेरा इदारा छोटा सा इदारा है, अगर मेरा इदारा हो पाकिस्तान भर में 500 ब्रांचेज़ हैं, मैं चाहता हूँ हर ब्रांच की सेल, उसकी इन्वेंट्री, उनकी सारी चीज़ें आपस में इंटीग्रेट हो जाएं, एक क्लिक पे सारी इन्फॉर्मेशन जनरेट हो जाए, एक क्लिक पे सेल्स का पता लग जाए, एक क्लिक पे प्रॉफिट का पता लग जाए। ये सारी चीज़ें मुझे एक अगर स्क्रीन पे चाहिए 500 ब्रांचेस की, और मुझे कोई आके कहता है कि जी मैं आपको 1 करोड़ में करके दूंगा, तो मैं सोचूंगा ठीक है जी 500 ब्रांचेस 1 करोड़, 1 करोड़ को 500 ब्रांचेस पर डिवाइड करूंगा तो मुझे समझ आ जाएगा पर ब्रांच मेरी वन टाइम इतनी कॉस्ट लगी, लेकिन उसके बाद मेरी ज़िंदगी बड़ी आसान, मेरी आधी टेंशनें ख़त्म, मेरी आधी चीज़ें ऑटोमेटेडली सिस्टम में आ जाएंगी। याद है वो एग्जेक्टिव को जो डैशबोर्ड में नजर आता है, एक अच्छा ईआरपी सिस्टम इंप्लीमेंट होगा तो एग्जेक्टिव के पास बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन तक एक्सेस होगी और वो ज़्यादा टाइम जो पहले इन्फॉर्मेशन गैदरिंग पे होता था, अब वो सारी इन्फॉर्मेशन एक सॉफ्टवेयर अच्छे तरीके से गैदर करके आप तक पहुंचा देगा। अब आप स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग पे ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं। सर जो डेटाबेसेस वगैरह में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होती है, टेबल्स की फॉर्म में होती है, डेटाबेसेस होती है और एक से जो है ना फॉरेन की होती है। ऐसे तो उस केस में वो उसमें डेबिट क्रेडिट तो हो ही नहीं रहा होता, यानी वो नॉर्मलाइजेशन होती है, उसमें डेबिट क्रेडिट नहीं हो रहा होता, पीछे कुछ फ्लो चल रहा होता है। फ्लो क्या चल रहा होता है कि इस वाले खाने में जो इन्फॉर्मेशन डाली है ये उठा के ऐसे करके यहाँ डालनी है। उससे तो आईटी वाला कर सकते हैं इसमें। अगेन कंपनी वालों को नहीं पता होता कि ये वाली किस खाने में दिखनी चाहिए, ये ज़रूर पता होता है यहाँ एक अमाउंट हो, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि पीछे ट्रायल बैलेंस नामी एक डॉक्यूमेंट की एक कोड के अंदर ये जनरेट होना चाहिए। तो हम दरमियान में आ जाते हैं, थोड़ी सी आईटी की नॉलेज, बहुत सारी अकाउंटिंग की नॉलेज। ऑर्गेनाइजेशन वाले होते हैं उनकी आईटी की नॉलेज भी बहुत ज़्यादा नहीं होती और अकाउंटिंग भी बस टूटी बज्जी चला ही रहे होते हैं। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बीच में आके फैसिलिटेट करता है अपनी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, अपनी टीम के थ्रू, और वो बहुत सारे वो काम कर लेता है जो वो लोग नहीं कर पा रहे होते। वही वाली बात है, वो अकाउंटिंग सीख लेते तो हमारी छुट्टी हो जाती। उन्होंने नहीं सीखी लेकिन हमने आईटी सीख ली, वो हमें हायर कर लेते उससे पहले हमने उन्हें हायर कर लिया। आईटी का रिसोर्स वैसे ही महंगा है। जी पैसे तो लग रहे हैं, अगर आईटी की फर्म करेगी तो आईटी की डेवलपमेंट पे पैसे लगेंगे, लोगों के आके सिस्टम अंडरस्टैंडिंग पे पैसे लगेंगे, यहाँ बैठने के पैसे लगेंगे, और हमारे केस में हम सिर्फ डेवलपमेंट उनसे करवा रहे हैं, समझने पे हमारी टीम है। और ये 5-6 महीने का प्रोसेस आप समझते हैं, आप डायग्राम बनाते हैं, फिर उसमें रिजेक्शन आती है, फिर ये डॉक्यूमेंट कर दो। अच्छा जब अब सिस्टम बन ही रहा होता है तो सेठ भी अचानक से बावला हो जाता है, वो कहते हैं यार ये 2 रिपोर्टें भी अगर ऐसे करके यूं करके जनरेट हो जाएं। अब जाहिर है जब एक चीज़ बन रही है और पैसा लग रहा है तो वो भी उसमें कोई अपनी फनकारियाँ भी करेगा। तो उस टाइम पे सर खपाई अच्छी खासी होती है कि क्लाइंट क्या चाहता है, उसको दिखना क्या चाहिए, क्या को वो हो सकता है किस तरह से। ये सारा कुछ करने के बाद आपने इसको एक आसान ज़बान में अपने आईटी वालों को समझाना होता है।
वो आपकी जान ज़बान में समझ के आपको कोडिंग करके दे देते हैं, या आपको अब तो कोडिंग भी नहीं करनी पड़ती, 4th जनरेशन लैंग्वेजेस है, चीज़ें पीछे मौजूद होती हैं, मेन्यूज़ ऊपर नीचे करने होते हैं, कुछ चीज़ों को प्लस माइनस करना होता है, थोड़ी सी SQL डालनी होती है, थोड़ा सा विजुअल बेसिक से प्लस माइनस करके एक खूबसूरत सा सोल्यूशन बन जाता है। तो हम अपने टॉपिक से ज़्यादा डिट्रैक्ट हो गए, वापस आते हैं। किताब में एक लाइन लिखी हुई है ERP के बारे में, लेकिन मैंने फिर भी ज़्यादा समझाने की कोशिश इसलिए की है कि आपको ओवरऑल लॉजिकली समझ आ जाए, कोई कन्फ्यूजन। जी, मैं ये कह रहा था कि जो ERP है ये तो एक जनरल टर्म है ना कि ERP एक जनरल टर्म है, किसी सॉफ्टवेयर का नाम नहीं है, एक अप्रोच का नाम है। हर फील्ड में होती है, मतलब हर की फील्ड में भी होती है। उसके आगे फिर जिस तरह मोबाइल है उसमें ऐप्स होती हैं कि सैप और ओरेकल। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हर फील्ड में है। मतलब एक हॉस्पिटल को भी रिक्वायरमेंट है कि उनके पास पेशेंट का डाटा भी हो, ऑपरेशंस का डाटा भी हो, अपने स्टाफ का डाटा भी हो, पैसों का डाटा भी हो। तो हर इदारे की इस नीड को समझ के उनको एक खूबसूरत से दिखने वाले सॉफ्टवेयर टाइप की चीज़ में इस तरह से लेके आ जाना कि उनके मसले सीधे हो जाएं, हल हो जाएं। इवन एक यूटिलिटी स्टोर पे भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दे दें और आप उसकी चीज़ों को आधे से ज़्यादा ऑटोमेट कर दें, तो टेक्निकली उस छोटे से लेवल पे उसने भी एक छोटी सी ERP इंप्लीमेंट कर लिया है। ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये भी तो एक छोटी सी ERP है, जिसमें बच्चे रजिस्टर हो रहे हैं, जिसमें बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, जिसमें बच्चों का अपना अकाउंट है। अभी हमने बहुत सारे फंक्शंस बंद किए हुए हैं। आपको पता है, अगर आप लाइव क्लास, आप अगर एक क्लास देख रहे हैं तो आपको पता लग जाता है कि आपके साथ कितने और लोग हैं जो इस वक्त लाइव आए हुए हैं। इंटरेस्टिंगली अगर हम उसमें परमिशन और ऐड करें तो आप उन बच्चों से चैटिंग भी कर सकते हैं, उनके साथ वो कर सकते हैं कि हाँ भाई यार मुझे भी नहीं समझ आ रही, तुम्हें भी नहीं ना समझ आ रही। तो वो इसमें बहुत फीचर्स हैं जो हमने अभी ब्रेक लगाई हुई है, वरना ये बड़े मज़े के सॉल्यूशंस हैं जिनको हम अब अगेन हमने एक सॉल्यूशन पकड़ा, उस सॉल्यूशन को आपकी नीड के हिसाब से टेलर किया और आप तक पहुंचा दिया कि आपको आपकी काम की इन्फॉर्मेशन नज़र आना शुरू हो जाए। अभी कहानी यहीं से शुरू हुई थी। अक्सर फर्म्स कंसल्टेंसी के डिपार्टमेंट के अंदर ऐसा कर रहे होते हैं। अक्सर फर्म इसको IT कंसल्टेंसी भी कहते हैं। तो अब फर्म टू फर्म वेरी करता है, हर किसी ने इसको अलग अलग नाम दिया होता है। जी, इस डिपार्टमेंट में रखते हैं या नहीं रखते, इस डिपार्टमेंट में समटाइम जिनको रखते हैं फिर सारा टाइम इसी डिपार्टमेंट में रखते हैं, वो एक रिसोर्स बन जाता है। वो बच्चा चीखता चलाता रहता है मैंने ऑडिट करना है। अच्छा, जो ऑडिट में होता है वो चीखता चलाता रहता है मैंने उस डिपार्टमेंट में जाना है। इंसान कहीं भी खुश नहीं है। रोटेशन होनी चाहिए। ICAP की ऑफिशियल पॉलिसी है कि 1.5 साल से ज़्यादा एक डिपार्टमेंट में ना लगाया जाए। ICAP की एक अच्छी प्यारी सी ऑफिशियल पॉलिसी है, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा कि इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छी है या नहीं। ICAP की एक अच्छी पॉलिसी डज एग्जिस्ट ऑन इट कि एक बच्चे को हर तरह के डिपार्टमेंट की सैर कराई जाए। लेकिन फर्म वाले कहते हैं कि एक बंदा अभी तो सीखा है, अब तो कमाना था हमने, अब इसको दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दें। बच्चा क्या करे? बच्चा जिस डिपार्टमेंट में, कम से कम उस डिपार्टमेंट को तो सीखे। इतनी स्पेशलाइजेशन है, जिसको टैक्स आता है वो टैक्स से करोड़ों कमा रहा है, जिसको ERP आती है वो ERP से अरबों कमा रहा है, जिसको ऑडिट आता है, जिसको अकाउंट आता है। आप किसी भी, आपने कौन सा को 15,000 तरह के काम करने हैं। तो अगर आपको पता है कि मेरी फर्म रोटेट नहीं कर रही, तो मान लें आपकी किस्मत में ये डिपार्टमेंट और उस डिपार्टमेंट की गहराइयों में उतर जाए। कोई ऐसा डिपार्टमेंट रिकमेंड करें, मैं नहीं कर सकता, हर बंदे की प्रेफरेंस अलग है। मेरे से पूछें, मैं पूरे आर्टिकल्स बड़ी शदीद ख्वाहिश करता था कि मैं ERP में चला जाऊँ, मुझे IT पसंद थी, बट मुझे ERP में कभी नहीं डाला गया। मैं ऑडिट में था। अच्छा, ऑडिट में मुझे ऑडिट भी नहीं मिलते थे, मुझे मिलती थी डिफरेंट तरह की असाइनमेंट जिसमें कोई रिकन्सिलिएशन फंसी हुई होती थी, किसी का HR मैनुअल बनाना होता था। तो खैर मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिला, लेकिन जो मुझे मिला उसने मुझे इतनी लर्निंग दी कि मुझे आज समझ आता है कि उस ज़माने में की गई हर असाइनमेंट ने एक इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी बेहतर की, एनालिटिकल स्किल्स बेहतर की, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग। मतलब एक जगह मैंने 700 पेजेस की HR की मैनुअल बना के देना था एक इदारे में, जिसके लिए मैंने कितने सारे इदारों के पूरे HR मैनुअल पढ़े, उनको देखा, समझा, दुनिया में कॉमन चीज़ें क्या हैं उन सबको नोट डाउन किया, फिर वो रिपोर्ट बनाई, मैनुअल बनाया, वो 1000-1200 सफ़े का बना, फिर उसको कॉन्डेंस किया, चीज़ों को डुप्लीकेशन को रिमूव किया। ये सारा कुछ करते 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 एक स्किल डेवलप हो गई कि एक मुश्किल डाटा को एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना आ गया। वो स्किल ने किताबों में बहुत हेल्प किया। हाईएस्ट नंबर ऑफ बुक्स लिखने वाला ऑथर CA की हिस्ट्री में मैं बन गया छोटी सी एज में। वो वाली स्किल जो मुझे उस टाइम पे सारे कहते थे इसके आब्दी के तो आर्टिकल्स आया हो गए, तो 6 महीने से बैंक का मैनुअल लिख रहा है, HR मैनुअल। बट अगेन उसने वर्ड की स्किल्स बेहतर की, उसने सीखने की, समझने की, इदारों की समझ आई कि HR में क्या होता है। जब इदारों की समझ आई तो मुझे बिज़नेस, जो कि मुझे जहर लगता था, मुझे बिज़नेस कभी भी पसंद नहीं था,
लेकिन उसके बाद बिज़नेस की सेंस डेवलप हुई, तो फिर बिज़नेस स्टडीज़ को देखा तो फिर समझ आया कि ये पेपर तो मैं बहुत अच्छा पढ़ा सकता हूँ। तो जहाँ जहाँ बिज़नेस का पेपर आया, कैफ में एक मरहूम पेपर BMBS होता था, वो बहुत बड़ा फेवरेट पेपर हुआ करता था। CA फाइनल में SPM का पेपर है, बहुत मज़ा आता है वो पढ़ाने का। तो कहने का मतलब है कि मेरी ख्वाहिश का डिपार्टमेंट मुझे नहीं मिला, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने खुदकुशी कर ली जाके। मैं उसके अंदर कम से कम जो मुझे काम दिया गया वो अच्छे तरीके से किया, ईमानदारी से किया, उसमें ऑटोमेटिकली इतना सीखने का मौका मिल गया कि मुझे लाइफ में आज तक काम आ रहा है। आपको पता ही, जो आपके पास वेबसाइट है जो आप यूज़ कर रहे हैं, इसको हम लोगों ने डिज़ाइन किया है। मैंने सर जानजेब ने बैठ के डिज़ाइन किया, हमने किसी IT की कंपनी से नहीं बनवाया। पढ़ें आगे, सिर्फ बताना ही चाह रहा हूँ कि ये वो चीज़ें हैं, ये वो स्किल्स हैं जो काम आती हैं। एक ज़माने में मैंने कुछ वेबसाइट बना के ऑनलाइन बेची हैं कि वो एक स्किल थी, चीज़ समझ आ रही थी, उस तरह से काम किया। क्योंकि टीचिंग ने तो आहिस्ता आहिस्ता पैसे जनरेट करने थे, और टीचिंग हमारे ज़माने में तो कमाने वाला प्रोफेशन ही नहीं था। टीचिंग में तो वो आते थे जो बहुत ही जुनूनी लोग होते थे, और जिन्होंने सोचा था कि पैसों से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो फिर ज़िंदगी जीने के लिए भी पैसे चाहिए होते थे, उसके लिए रात में ऑनलाइन काम करता था, दिन में क्लासों में पढ़ाता था, शाम में नोट्स बनाता था। सोते कब था? सुबह। जी, आखिरी सवाल, क्योंकि रेलेवेंट रहना बड़ा ज़रूरी है। मैंने बताया कि आज एक लिमिटेशन और भी है। सर वो ये आपने बता दिया कि डिफरेंशिएट होता है टैक्स में एक CA को एक लॉयर से जिसने पढ़ा हुआ सारा कैसे। ठीक है, आपने इस सवाल को एग्जैक्टली अब पूछना है जब यहाँ पे काउंसलिंग सेशन होगा फर्म की इंडक्शन का। ठीक है, आपने सवाल को होल्ड करके रख लेना है। जब आप वहाँ पे आएंगे, हम क्या करते हैं, हम हर सेशन के एंड पे, जिस दिन ICAP के पेपर ख़त्म हो जाते हैं उस दिन शाम में, ऑडिट का पेपर एक दिन पहले ख़त्म हो चुका होता है, तो एक दिन के बाद आखिरी पेपर के, और मतलब FR1 वो बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन फिर भी हम आखिरी दिन या शाम में एक काउंसलिंग करते हैं। जैसे रिजल्ट की काउंसलिंग है, जैसे और काउंसलिंग है ना, इसी तरह से CFAP की काउंसलिंग होती है, और इसमें इंडक्शन की काउंसलिंग करते हैं। इसमें फिर हम लोगों को बुला के बताते हैं कि फर्म्स क्या होती हैं, फर्म्स के डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं, वो डिपार्टमेंट्स कैसे काम करते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट में किस तरह का काम है, इंडस्ट्री के क्या प्लस माइनस हैं, फर्म के क्या प्लस माइनस हैं, प्रोसेस क्या है, बड़ी फर्म किसे कहते हैं, छोटी फर्म किसे कहते हैं, बिग 4 की क्या कहानी है, नॉन बिग 4 की क्या कहानी है, QCR किसे कहते हैं, अप्लाई कैसे करना है, इंटरव्यू में क्या एहतियात करनी है, इन सारी चीज़ों पे हम सेशन करते हैं। तो हर चीज़ अपने वक्त पे अच्छी लगती है। तो अब चूंकि वो IT से निकल गया था सवाल, अगर आप अपने सवाल को घुमा के कहीं भी ERP भी ले आते ना, तो मैं आंसर कर देता कि हमारी डोमेन में है। तो इस सवाल को चूँकि टैक्स और उससे रिलेटेड, तो इंशाल्लाह ताला उस सेशन में आपने याद रखना, आपने सवाल पूछना है, मैं इंशाल्लाह ताला उसको डिटेल से जवाब दूंगा, लेकिन सही वक्त पे मज़ा आएगा उस चीज़ का। आज अगर आप बैठ के ये सोचें कि क्वालिफाई करने के बाद लोगों की नौकरी लग रही है नहीं लग रही, तो गलत सोच है। आप अपना काम सही से करते रहें, अगर आप सही काम कर रहे हैं आपकी नौकरी लग जानी है। अब किसी की नौकरी क्यों नहीं लगी, उसके 100 तरह के और मसले हो सकते हैं। आपको ये तो बहुत बच्चे बताएंगे जी मैं बहुत मेहनत करके पेपर देता हूँ पास नहीं होता, लेकिन ये टीचर जब उसके सोल्यूशन देखता है तो उसे पता होता है वो क्यों नहीं पास हो रहा। तो इसलिए ना, मतलब इतना परेशान नहीं होना चाहिए लाइफ में, जिस फेज़ में उसको जिएं और भरपूर तरीके से परफॉर्म करें। हो सकता है कल वैसी क़यामत आ जाए, तो कम से कम आज तो काम सही से करें। हम क्यों इतना आगे का सोच रहे हैं। विजन होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लेकिन उसकी बेस पे इतना परेशान मत रहें कि आज की परफॉर्मेंस, मेरा फ्यूचर अच्छा होगा या नहीं होगा ये सोच के माजी ख़राब कर लेते हैं, आज हाल ख़राब कर लेते हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर वाकई ख़राब हो जाता है। कि बंदा कैफ के शुरू में कहे कि अगर मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में पेपर पास ना हुए तो मुझे तो अच्छी फर्म नहीं मिलेगी, इस चीज़ की इतनी टेंशन ले लेता है कि उसके फर्स्ट अटैम्प्ट में पास ही नहीं होते। तो ऐसे ना करें, पॉजिटिविटी रखें। आप, मैं बार बार बात करता हूँ, आपके इरादे में पॉजिटिविटी होगी ना, आप किसी दिन घर जाके इरादा करें कि आज मैंने लाजमी जो आज क्लास में पढ़ा वो करके सोना है, हो ही नहीं सकता कि आप उसे ना पढ़ सकें। उस दिन आपके घर में भले बड़े भाई की शादी हो, उस दिन आपको 200 दफ़ा बाज़ार भेज दिया जाए, फिर भी अगर आपने इरादा बनाया हुआ है ना, मैं मान ही नहीं सकता कि आप बग़ैर कंप्लीट किए सो जाएं। आपके अंदर एनर्जी डिफरेंट होती है। ये जो फिल्मी डायलॉग है ना कि जब एक इंसान एक इरादा कर लेता है तो कायनात मिल के पता नहीं क्या क्या करना शुरू कर देती है, ये बिल्कुल रियल फिनोमेना है। जब आप एक इंटेंशन बना लेते हैं तो आपके अंदर से वेव्स निकलती हैं बाकायदा, आप फिर नहीं पकड़े जाते, आप आग लगा देते हैं। इस वक्त अब हमें आग लगानी है सिस्टम के ऊपर। अब हम आगे बात करते हैं।
अब आपको आईटी समझ आ गई, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन समझ आ गई, डिफरेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम समझ आ गए। अब हमने देखना है कि आईटी क्या है और आईटी के क्या प्लस माइनस हैं। अब आईटी के अंदर थोड़ा सा अब हम ज़रा इन एलिमेंट्स पे आ जाएंगे कि आईटी के जब कंट्रोल्स और उसकी बात करते हैं तो आईटी को कुछ थ्रेट्स हैं। आईटी को क्या थ्रेट हो सकता है, आप लोगों को क्या लगता है? जब डाटा आसानी से एक्सट्रैक्ट हो सकता है तो चोर भी आसानी से डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकता है, करप्ट हो सकता है, और जिस डिवाइस पे डाटा स्टोर है वो ख़राब हो गई तो सब तबाह हो जाएगा। सर्वर हैक हो सकता है, सर्वर तबाह हो सकता है, और इसको कॉपी करना मूव करना बहुत आसान है, फास्ट है। किसी और तरह की फ़िज़िकल चोरी मुश्किल है, इलेक्ट्रॉनिक चोरी आसान है। और लोगों को हेल्थ इश्यूज़ आना शुरू हो गए, आंखें ख़राब होना शुरू हो गई। जनरली मैं ऑडिट की क्लास में परेशान हुआ एक जगह, मैंने एक सवाल सामने स्क्रीन पे शेयर किया और बच्चों ने कहा सर पढ़ा नहीं जा रहा। मैं कहा बारीक है, शायद वाकई नहीं पढ़ा जा रहा, मैं खुद जाके सबसे पीछे बैठ गया और वहाँ से मैंने पढ़ा तो पढ़ा जा रहा था। बच्चों ने कहा नहीं सर आपने शायद रट्टा मारा हुआ होगा। मैंने कहा आप लाइन बताएं कौन सी, उन्होंने बीच में से लाइनें पूछी, मैंने पढ़ के सुनाई। तो मुझे उस दिन बड़ी हैरत हुई कि मेरी आंखें जो कि मतलब ज़रा ज़्यादा एज का है और आप लोगों से अच्छी खासी ज़्यादा एज का है, निस्बतन ज़्यादा कमज़ोर होनी चाहिए। तो पता ही लगा कि क्लास के मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की आंखें मेरे से ज़्यादा कमज़ोर थी, जस्ट बिकॉज के वो मोबाइल्स के एक्सेसिव यूज़, अंधेरे में मोबाइल का यूज़, सुबह उठते साथ ही मुंह बाद में धोना, मोबाइल को पहले देखना, ये सारी चीज़ें आपकी हेल्थ को ख़राब कर रही हैं। तो कंसिस्टेंट इंटरेक्शन विद दीज टेक्नोलॉजीज़, हर वक्त ब्लूटूथ की रेज में रहना, हर वक्त जो है अपने आसपास इस तरह के नेटवर्क्स क्रिएट हुए हुए हों, तो आप मुसलसल अपने जिस्म के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो हेल्थ इश्यूज़ ये भी मसले हैं। और क्या मसले हैं जी, और क्या मसले हैं आईटी में? पिछले वर्जन जल्दी आउटडेटेड हो जाते हैं, आपको बार बार अप टू डेट करना पड़ता है। आप फॉर एग्जांपल हमने जनाब एक सॉफ्टवेयर किया, हमारी जनाब वेबसाइट से वीडियो डाउनलोड नहीं हो सकती, 2 दिन बाद एक नई ऐसी ऐप आई जो किसी भी वेबसाइट से वीडियो डाउनलोड कर लेती है। अब फिर हम उसको ठीक करते करते 1-2 हफ्ते लगा के उसको एम्बेड करें, पता लगेगा एक नया सॉफ्टवेयर आ गया, वो डाउनलोड कर लेता है। तो आईटी में जंग मुसलसल लड़ते रहना पड़ता है, अप टू डेट रखना पड़ता है आप अपने आप को। और पर्सन्स फिर इसमें वो होते हैं, ऐसे पर्सन्स भी बेईमानी कर सकते हैं, अपने बंदे बेईमानी कर सकते हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं मसले क्या हैं, महंगे आईटी के इक्विपमेंट्स भी महंगे हैं, इसकी इंतज़ामिया भी महंगी है, इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो भी महंगे होते हैं, हैक हो सकता है, फिज़िकल डैमेज हो सकता है। आप अपने लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर बना के कहें ये सॉफ्टवेयर इतना मजबूत बनाया है कि कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगले ने लैपटॉप उठा के ज़मीन पे फेंक दिया, बिगाड़ दिया। हाँ, तो फिज़िकल डैमेज हो सकता है, सैलाब आ सकता है, आपका आईटी का इक्विपमेंट ख़राब हो जाए, जल्जले आ सकते हैं, तारें कट सकती हैं, पाकिस्तान की जो मेन सिक्योरिटी लाइन है वो काट दे तो वो आपकी सारी ऑनलाइन क्लास ख़त्म। 9 मई आ सकती है, 9 मई से मुराद है कि जब गवर्नमेंट ने 2-3 दिन के लिए नेट को इस तरह से बंद किया कि बच्चे बावजूद कोशिश के लेक्चर नहीं देख पाए। वो सारी वीडियोस देख पा रहे थे, वो सारे सोशल मीडिया को देख पा रहे थे, लेकिन लेक्चर नहीं उनसे प्ले हो रहे थे। उनका एक अजीब सा वीपीएन था जो लेक्चर के अलावा सब प्ले कर देता था। तो खैर वो एक अलग मसला है, बच्चों के बहाने थे सर हम प्ले ही नहीं हो रहे, लेक्चर ही नहीं प्ले हो रहे जी। कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए, नए तरीके से चीज़ें आ जाएँ, तो इसका मतलब ये है कि आईटी को तो हर वक्त ख़तरे ही ख़तरे है। तो टेक्निकली इस यूनिट में हम देखेंगे कि आईटी के ख़तरे क्या हैं और उनके सॉल्यूशंस क्या हैं। सीधा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा एरिया है, कुछ मज़ेदार बातें हैं, कुछ थोड़ी सी खुश्क बातें हैं, हो जाए ख़तरों से टक्कर। बस अब हमने पढ़ते जाना है इंशाअल्लाह ताला, बचाओ। ये थ्रेट टू सिस्टम सिक्योरिटी, डाटा डिलीशन और करप्शन ड्यू टू ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर की वजह से भी चीज़ें डिलीट हो सकती हैं, करप्ट हो सकती हैं। बड़ी अच्छी रिकॉर्डिंग हुई, सारा कुछ इन्होंने सिस्टम में डाल के रखा और उसको कॉपी करके पेस्ट किया, पता लगा गलती से डिलीट का बटन दबा दिया था कॉपी के बजाय। अब आप कहेंगे रिसाइकल बिन से रिकवर कर लें, पता लगा इतनी बड़ी फाइल थी कि रिसाइकल बिन ने उसे कबूल करने से इनकार करके सीधा उठा के फेंक दिया था। लेकिन वहाँ कंट्रोल काम आएगा, एक पॉपअप आएगा, टूंग वगैरह, सॉरी भाईजान रिसाइकल बिन खाली नहीं है, आप क्यों डिलीट कर रहे हो।
तो आप कहोगे मैं डिलीट कर रहा था। तो ये वो कंट्रोल है जिसने बचाया, लेकिन ख़तरा क्या था कि गलती से डिलीट हो जाए। तो ख़तरा देखेंगे, फिर ख़तरे के सॉल्यूशंस देखेंगे। टेक्निकल एरर हो सकता है कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह में। कुछ कंप्यूटर सिस्टम जो है वो नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह से एक्सपोज हो सकते हैं, अर्थक्वेक्स वगैरह आ सकते हैं, इस तरह के मसलों मसाइल आ सकते हैं। सिस्टम में क्रिमिनल डैमेज या थेफ्ट वगैरह हो सकती है, डेलिब्रेट जान के करप्शन हो सकती है, वायरस हैकिंग हो सकती है। ऐसे की पर्सनल जिनकी आपके सिस्टम की स्पेशलिस्ट नॉलेज थी वो आपके पास से चले जाए। एक कॉलेज का एक बंदा दूसरे कॉलेज गया और वो कॉलेज का जो ऑनलाइन का सिस्टम था उसके पीछे बंदा मैनेजमेंट वही करता था। तो कॉलेज वालों को पता भी नहीं था, कॉलेज के सारे बच्चों को दूसरे कॉलेज की प्रोडक्ट्स के मैसेजेस जा रहे थे और कॉलेज वाले सुकून से बैठे हुए थे। उनके अपने पोर्टल पे बच्चे वीडियो प्ले करते तो उस कॉलेज की चल दूसरे कॉलेज की जाती थी। तो कहने का मतलब है कि इस हद तक भी चीज़ें होती हैं अगर आपका कोई ख़ास बंदा ऐसा स्पेशलिस्ट नॉलेज वाला वो चला जाए। हैकर्स बीच में आ सकते हैं, अनऑथराइज्ड यूज़र्स आ सकते हैं। अगेन सॉफ्टवेयर हो सकता है, सॉफ्टवेयर में लिखते हुए मिस्टेक्स हुई, ईआरपी का सिस्टम डिज़ाइन गलत हुआ वो, सॉफ्टवेयर की कोडिंग गलत हुई हुई हो। सॉफ्टवेयर में हो सकता है एनफ इन बिल्ट कंट्रोल्स ही ना हो इनपुट प्रोसेसिंग एरर से रिलेटेड। शायद वो इतने अच्छे कंट्रोल्स ही ना हो कि एरर वो बता सके कि डेबिट और क्रेडिट टैली होना चाहिए। तो ये बहुत सारे मसलों मसाइल हो सकते हैं। अब इसमें जनरल कंट्रोल और एप्लीकेशन कंट्रोल। जनरल कंट्रोल ओवरऑल कंट्रोल्स होते हैं किसी भी आईटी सिस्टम के। एक आईटी सिस्टम है तो उसकी अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए, अच्छे लोगों से बनवाया हो, अच्छी डॉक्यूमेंटेशन और अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशंस उसमें दिए हुए हों, आपके लोगों को उसकी अच्छी ट्रेनिंग हो, आप अच्छे तरीके से उसमें यूज़र्स पासवर्ड्स वगैरह डिफ़ाइन करें। यानी कि जनरल कंट्रोल का मतलब है ओवरऑल एक सिस्टम को इस्तेमाल करने के जो कंट्रोल्स हैं। और एप्लीकेशन कंट्रोल होगा, उसके अंदर एक्सेल पे क्या कंट्रोल्स हैं, उसके अंदर कैंपस में वीडियोस देखने के ऊपर क्या कंट्रोल्स हैं, उसके ऊपर कैंपस के अकाउंट्स डालने के क्या कंट्रोल हैं, वो कहलाएंगे एप्लीकेशन कंट्रोल। जनरल कंट्रोल्स वो कंट्रोल्स हैं जो तमाम आईटी सिस्टम्स में इस्तेमाल हो जाते हैं ओवरऑल। इसमें फिजिकल सिक्योरिटी मेजर्स भी आ जाते हैं, फिजिकल प्रोटेक्शन भी होगी। जनरल कंट्रोल्स पासवर्ड्स, एनक्रिप्शन, फायरवॉल्स, इस तरह की चीज़ें जो लोगों को रोकें। कंप्यूटर प्रोग्राम्स के नए वर्जन्स एंटर करने में पाबंदी हो सकती है। यूएसबी लगाने वाली जगह बंद हो सकती है। ये सिस्टम में प्रोग्रामिंग हो सकती है कि बाहर से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की कोशिश करे, सिस्टम कहे नहीं जी पहले एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड डालें फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। तो जनरल कंट्रोल का मतलब है ओवरऑल कंट्रोल्स जो कि उसमें मौजूद हो। एप्लीकेशन कंट्रोल्स क्या होंगे? डीप डाउन स्पेसिफिक एंटर करने का, रिकॉर्डिंग का, उससे रिलेटेड जितने भी कंट्रोल्स हैं वो एप्लीकेशन कंट्रोल्स कहलाएंगे। अब किताब हमें ज़्यादा बताना भी नहीं चाह रही और छुपाना भी नहीं चाह रही, जल्दी जल्दी से बातें बता रही है। पहले तो इस लेवल पे चले गए थे कि वायरस की किस्में तक बतानी शुरू कर दी थी। इस दफ़ा आईकैप को ख्याल आया तो किताब में एक वायरस की किस्मों का टेबल है वो हमने नहीं पढ़ना, और एंड पे कोविड जो बिला वजह कैफ लेवल पे डाल दिया था वो भी हमारा डिलीट हो जाएगा। मैं वहाँ पहुँचूँगा तो मैं आपको बता दूँगा। जो क्रॉस वाला टाइम है वो काम है वो जल्दी से करें। लें जी, मैं फिर आपको पेज बता देता हूँ। पेज 32 पे कंप्यूटर वायरस के नीचे कुछ लाइंस लिखी हुई हैं और उसके नीचे कुछ टर्म्स, वो एक टेबल बना हुआ है। ये टेबल डिलीट हो जाएगा जी, बस ये टेबल डिलीट होगा। वैसे एक दो और लाइंस भी हैं लेकिन कोई बात नहीं, ज़्यादा पढ़ने में कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन ये टेबल, वायरस की टाइप्स ख़त्म हो गई हैं सिलेबस से। राइट साइड पे नीचे कोविड लिखा हुआ है वो ख़त्म हो गया। जो चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ना कोविड, ये ख़त्म हो गया। ठीक है, अब और छोटा हो गया, अब हम एक दिन में कर सकते हैं आराम से। ले जी, जनरल कंट्रोल्स, फिजिकल कंट्रोल्स। फिजिकल कंट्रोल्स मुझे बताएगी अवाम क्या क्या फिजिकल कंट्रोल्स हो सकते हैं। जनरल कंट्रोल ओवरऑल कंट्रोल है ना, उसकी एक किस्म है फिजिकल कंट्रोल। क्या क्या फिजिकल कंट्रोल्स आपके जहन में आते हैं आईटी को लेके? ये फिजिकल कंट्रोल नहीं है ना, ये तो लॉजिकल है ना, ये तो अंदर का है। फिजिकल है, फिजिकल दुनिया से रिलेटेड। ताले लगे हुए हों, क्रेडिबल बंदा उस कमरे में एंटर हो सके जहां सॉफ्टवेयर रखा हुआ है। क्रेडिबल बंदों को उस सिस्टम की एक्सेस होनी चाहिए। डिवाइसेस अच्छी मजबूत होनी चाहिए। डिवाइसेस पे चेन्स वगैरह लगी हों। भाई फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं ये लैपटॉप पड़ा हुआ है, ये भी कोई उठा जाते जाते कोई इसको भी बैग में डाले और ले जाए, तो इधर चेन लगी हुई होनी चाहिए, कुछ कैमरे लगे हुए होने चाहिए।
ठीक है। प्रोजेक्टर अक्सर जगह आपने देखा होगा लटके हुए होते हैं, उसके इर्द गिर्द एक खोखा सा बना हुआ होता है, क्योंकि वो मूवेबल चीज़ है और वो अच्छी खासी महंगी चीज़ है, वो लोग उतार के ले जाते हैं। सबसे आसान है कि सेंसर लगा हो उस रूम में इंटर रूम में सेंसर लगा हुआ हो, और सर्वर ऐसी जगह पे हो जहाँ फ्लड का पानी ना आता हो, जहाँ पे अर्थक्वेक वगैरह से रिलेटेड कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स हों, सिक्योरिटी गार्ड्स हों, फेंसेस लगी हुई हों, रुकावटें हों। किताब से पूछते हैं, कहते हैं पुटिंग लॉक ऑन डोर्स टू कंप्यूटर रूम्स, पुटिंग बार्स ऑन विंडोज़ एंड शटर प्रूफ ग्लास इन कंप्यूटर रूम विंडोज़। विंडोज़ के ऊपर भी जो है ना वो उस तरह के वो कवर चढ़े हुए हों जिससे लोग अंदर तोड़ के ना सकें। हार्डवेयर को ऐसी जगह रखें जहाँ फ्लड वगैरह ना हो। फिजिकल प्रोटेक्शन करें केबल्स वगैरह की, फायर वगैरह ना हो, फ्लड्स वगैरह ना हो। बैकअप पावर जनरेटर हो पावर सप्लाई के केस में, स्मोक डिटेक्टर्स लगे हुए हों, फायर अलार्म्स लगे हुए हों, फायर ड्रिल्स होती हों, रेगुलर एक्सरसाइजेज होती हों कि अचानक से अगर आग लग जाए, फॉर एग्जांपल इस बिल्डिंग में अचानक से आग लग जाए तो भागने का क्या रास्ता होना चाहिए। तो बिल्डिंग में हमें फिर 3 रास्ते दिए हैं, एक नॉर्मल एंट्री है, एक स्टूडेंट्स की बल्क एंट्री और एक इमरजेंसी एग्जिट है। ये पीछे की तरफ जो इमरजेंसी एग्जिट है सिर्फ हमने लिख के नहीं लगाया हुआ, लेकिन कानून के मुताबिक हर बिल्डिंग में एक इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए, जिससे अगर आग लग जाए तो किसी भी जगह रश इकट्ठा हो तो एक इमरजेंसी एग्जिट ऐसा हो जहाँ से लोग निकल रहे हो। एक इमरजेंसी एग्जिट ऊपर भी है, ऊपर रूम नंबर 5 है, उसके साथ दरवाज़ा, आप दरवाज़ा खोल के फ़ौरन से बाहर आ सकते हैं, बस वहाँ सीढ़ियाँ नहीं हैं। तो वो एक इमरजेंसी एग्जिट ऊपर भी बना हुआ है जिसमें फ़ौरी निकला जा सकता है, बहुत फ़ौरी निकला जा सकता है। अच्छा, तो इंश्योरेंस कवरेज करवाई जा सकती है, डिफरेंट प्रोवाइडर से हॉट एंड कोल्ड साइट्स वगैरह ली जा सकती हैं। हॉट साइट क्या है, फॉर एग्जांपल हमारा एक सिस्टम हो, वहाँ पे 20 प्रोग्रामर बैठ के काम करते हो, अचानक से उस इलाके की 4 दिन के लिए लाइट चली गई। यूपीएस जनरेटर भी खास लिमिट तक सपोर्ट कर सकते हैं। पता लगा इतना बड़ा मसला हो गया तो हमने किसी कंपनी से अरेंजमेंट किया हो कि अगर हमें कभी मुश्किल होगी हम आपके पास आएंगे, वहाँ जाएँ, वहाँ ऑलरेडी 25-30 कंप्यूटर रखे हुए हो, इंटरनेट चल रहा हो, बिजली चल रही हो, हम जाके एज इट इज़ अपना काम आगे शुरू करते हैं। ये हॉट साइट है। कोल्ड साइट ये है कि कम से कम हमारे पास एक कमरा हो और कुछ ऐसा सेटअप हो, वहाँ बिजली वगैरह की एक्सेस हो कि ज़रूरत पड़ने पे हम 1 आध दिन लगा के वहाँ पे अपनी चीज़ें लेके जाएं और काम शुरू कर सकें। तो इस तरह की हॉट और कोल्ड साइट अरेंजमेंट होते हैं जो आपके मुख्तलिफ सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ होते हैं कि अगर अचानक से हमें मुसीबत पड़ गई तो हम आपके पास आएंगे और आपसे हेल्प ले लेंगे। उसमें फिजिकली जाते हैं, उसमें हॉट साइट रेडी टू यूज़ है, 5 मिनट में आप वो चालू कर दें। हॉट है ना, बिल्कुल गर्म है, आप जाओ और काम गर्मा गर्म है। कोल्ड साइड है, ठंडी पड़ी हुई है, आपने जाके अभी थोड़ा सा, यानी कम से कम ऐसी है कि कमरा है, तारें आई हुई हैं, इंटरनेट है, सारा कुछ है, आप आएँ थोड़ा सा अपनी वर्किंग करके अपने हिसाब से उसको डिफ़ाइन करें और काम शुरू कर दें। और हॉट साइट ऐसी है कि आपको 10 मिनट का भी डिले ना हो और बस जाएँ और काम शुरू, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो कि आप उसमें रेडी टू यूज़ हालत में हो, सर्वर कनेक्ट हो, क्लाउड की सिस्टम मौजूद हो, ये सारी चीज़ें। ये फिजिकल कंट्रोल्स हैं। सॉफ्ट कंट्रोल होते तो हम कहते हैं इंटरनेट पे बैकअप बन रहा हो, फलाना इस तरह से हो रहा हो। पासवर्ड्स, किताब अब हमें बताना चाह रही है कि पासवर्ड्स क्या हैं और अच्छे पासवर्ड्स के क्या वो हैं मैकेनिज़्म। अच्छा पासवर्ड क्या होना चाहिए? पासवर्ड है क्या? एक ख़ास सिंबल्स का एक कम्बिनेशन जो कि अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। तो पासवर्ड से रिलेटेड क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस आपके जहन में आती हैं? अब पासवर्ड होने चाहिए, डन, कैसे होने चाहिए? कैपिटल और स्मॉल की मिक्सिंग होनी चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए, न्यूमेरिक्स भी बीच में होने चाहिए। वो हो गया। फिर पासवर्ड जो है वो महफूज तरीके से उसी कंप्यूटर स्क्रीन के मॉनिटर के ऊपर चिपका हुआ होना चाहिए ताकि बंदे को भूल जाए तो सामने लिखा हुआ हो। संभाल के रखना है। अच्छा, जहाँ संभाल के रखेंगे बंदे को भूल जाएगा कि कहाँ संभाल के रखा है, तो कंप्यूटर स्क्रीन पे लिखा हो कि पासवर्ड वहाँ संभाल के रखा हुआ है। ठीक है, गूगल सेव कर लेता है आज के दौर में, वो फिर ख़तरनाक तरीके से यूज़ हो सकता है। जैसे मेरे गूगल से हैक हो के मेरी यूट्यूब और मर गई यूट्यूब बेचारी। एक और पैटर्न है, वो पिक्स लगाते हैं और पिक्स की एक खास लोकेशन होती है, उस पर आपको क्लिक्स करना होता है कुछ टाइम। वो आपसे कई दफ़ा कैप्चा वो कर लेते हैं, कई दफ़ा आपको कहते हैं बताओ इसमें कहाँ कहाँ वो सिग्नल का निशान है, कहाँ कहाँ रोड नज़र आ रही है। समटाइम आपसे कहते हैं कि ये टेढ़े बिंकिंग कैरेक्टर्स हैं ये कौन से हैं, किस तरह से, क्योंकि उसमें ख़तरा पता है क्या होता है? उसमें ख़तरा ये नहीं होता कि कोई इंसान आपका पासवर्ड एक्सेस कर रहा है। समटाइम बॉट्स
कंप्यूटर जनरेटेड प्रोग्राम होते हैं, वो सिस्टम में घुस जाते हैं और जनाब कोई 15,000 तरह की ट्राइयाँ करके, उनके पास तो हर तरह का कम्बिनेशन है, वो तो एक सेकंड में मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन्स फेंक देगा, तो वो इतने सारे कम्बिनेशन ट्राई करते हैं कि कोई ना कोई लग जाता है। तो सिस्टम में अक्सर ये किया होता है कि बॉट से बचने के लिए कुछ सामने इस तरह के कैरेक्टर्स दिखाते हैं, जो बॉट आएगा तो उसे नहीं पता लगेगा ये क्या है, सी टेढ़ा हुआ होगा, वो पहचान ही नहीं पाएगा, लेकिन एक इंसान की आंख पहचान लेगी कि सी ये थोड़ा टेढ़ा हुआ हुआ है। तो इंसान जब उसको वो करेगा तो फिर वो उसको इंसान को आगे जाने देंगे। अब वो भी है, मतलब खैर वही बात है ना कि आईटी का यही तो प्रॉब्लम है कि हर चीज़ का कोई ना कोई तोड़ जल्दी आता चला जाता है। फिंगरप्रिंट इन्होंने कहा सबसे बेहतर है, अब उसकी भी बहुत लोगों ने बड़ी सारी वो कर दी हुए, आइज रेटिना वगैरह। अब वो क्या कहते हैं, चार्लीज एंजल्स में उन्होंने रेटिना तक जो है वो उठा के उसका स्कैन करके और जाके वो तोड़ के जो निज़ाम है वो सारा कुछ एक्सेस कर लिया। तो जो मर्ज़ी कर लें, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसका तोड़ निकल आना है। फेस लॉक, अब क्या होगा, एक बंदा सो रहा है, मोबाइल उसके करीब लेके जाएं, ओपन हो जाएगा? नहीं होगा। उसके अंदर ऑप्शन होती है कि आंखें खुले होने और आंखें बंद होने पे दोनों तरह से, फिर फास्ट रिकग्निशन और स्लो रिकग्निशन। अब वो इतनी सिक्योरिटीज़ होती हैं कि मैं अपना मोबाइल जब भी ऑन करता हूँ वो मेरे ही चेहरे को नहीं पहचानता और मुझे पासवर्ड ही लगाना पड़ता है। मुझे उलझन आती है कि फिर फ़ायदा क्या फेस लॉक का। हाँ, वो फास्ट रिकग्निशन में ऐसा होता है कि आप कहते हैं ना क्विकली, तो उसमें छोटा भाई भी अगर वो अपनी शक्ल दिखाए तो बड़े करीब का चेहरा होता है, उसे भी पहचान लेता है। हाँ, तो अब अगेन फिर क्या होता है, मल्टीपल फेस रिकग्निशन प्लस अंगूठा या प्लस पासवर्ड, पता लगे 20 रुपये अंदर पड़े और सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा। ऑडिट में हम पढ़ते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए। खैर, पासवर्ड डिफाइंड एज सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट मस्ट बी प्रेजेंटेड टू कंप्यूटर सिस्टम बिफोर इट विल अलाउ एक्सेस टू सिस्टम और पार्ट ऑफ सिस्टम। एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर जो आप सिस्टम को देंगे जिससे सिस्टम काम करे। टिपिकली कंप्यूटर यूज़र को एक प्रॉम्प्ट दिया जाता है, भाईजान आप पासवर्ड एंटर करें। पासवर्ड इंडिविजुअल कंप्यूटर फाइल, सिस्टम, प्रोग्राम्स किसी भी हो सकता है। किसी भी सिस्टम में एक्सेस लेने के लिए ये नेसेसरी होगा कि आप यूज़र नेम पासवर्ड दोनों चीज़ें डालें। पासवर्ड के प्रॉब्लम्स क्या हैं? यूज़र हो सकता है अपने पासवर्ड कुछ और दो लोगों को दे दे जो ऑथराइज ना हो। आपको पासवर्ड मिला हुआ है हमारा, आपने साथ वाले भाई को दे दिया कि यार मेरे पास ऑनलाइन लेक्चर है, तुम भी पढ़ लो, तुम्हें भी सवाब होगा, मुझे डबल सवाब हो जाएगा। और चोर पकड़ा गया। असल में एक नहीं है, बहुत सारे मसले हैं। असल में ना कॉस्ट ऑफ कंट्रोल भी इम्पॉर्टेंट है और कुछ चीज़ों में हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी जब आप वीडियो प्ले कर रहे हैं तो ऊपर एक लिंक आ रहा है, ठीक है, लिंक से डाउनलोड नहीं होता लेकिन लिंक कॉपी होके चल जाता है। मज़े की बात है वो लिंक जिस डिवाइस पे चलता है हमारे पास उसका रिकॉर्ड आ जाता है। हमारा सिस्टम हमें बता देता है कि कौन से आईपी एड्रेस पे वो ऑथराइज चला जो सॉफ्टवेयर में रहते हुए चला और कौन सा है जो वो किसी और ब्राउज़र में पेस्ट होके चला। हैरान कौन बात, अल्लाह खैर करे। बात ये है कि ना जब भी लेक्चर लेना हो ना वीडियो में तो सही पासवर्ड लगाएं तो लॉगिन नहीं होता, अगर गलत पासवर्ड लगाएं ना, नाम सही और पासवर्ड गलत लगाएं तो लॉगिन होता है। वाह, इन्होंने कहा कि जी सॉफ्टवेयर में हम पासवर्ड सही लगाएं तो लॉगिन नहीं कर रहा और गलत लगाएं तो लॉगिन कर रहा है। नहीं, कैरेक्टर भी चेंज करके करो, नहीं होता यार, नहीं ये देखिए ज़्यादातर लोग कह रहे हैं, तो हो सकता है आपके साथ कोई एक बग आ गया हो आपके आईडी में। हाँ, असल में बात ये है कि हम लोगों ने अभी आईडीज़ पे वो नहीं किया, इसको अभी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। हम इस वक्त कह रहे हैं कि ठीक है भाई अभी आप खेलो, हम इस वक्त तवज्जो हमारी कुछ और चीज़ों के ऊपर है। हाँ, एक टाइम, अब अगर आप एक वक्त में ही 4 अलग अलग दोस्त अलग सिस्टम पे चला रहे हैं तो इतना तो लूटना ना मचाएं, कम से कम टाइम का तो गैप दे दे ना, थोड़ा सा तो सांस लेने दे। मतलब हमने रिलैक्स रखा हुआ है तो उसको इतना तो ना लुट मचा दे। तो खैर, यूज़र माइट गिव देयर पासवर्ड टू अदर जो ऑथराइज नहीं है। यूजर्स आर ऑफन प्रेडिक्टेबल इन देयर चॉइस ऑफ पासवर्ड। अक्सर इंसान को देख के आपको पता लग जाता है कि इसका पासवर्ड क्या होगा। अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो एमी ना किसी बंदे के पास जाके और तजर्बा करना हो ना,
तो उसे कहें कि भाई वो आप जो है ना आपके सिस्टम का मुझे पासवर्ड पता लग गया, मैं ऑडिटर हूँ, मुझे इतने अच्छे तरीके से पता लग गया है, तो कहेंगे ना करें, क्या पासवर्ड है? आप कहें भाभी का नाम। तो 80% चांस है कि वो हैरान होकर पूछेगा आपको कैसे पता लगा। कॉमनली लोग क्या करते हैं, पासवर्ड बार बार बदलने होते हैं या इस तरह से करके ना, ये इतने सारे पासवर्ड होते हैं उन्हें याद ही नहीं रहता, तो अक्सर लोगों ने अपने भाई का नाम, अपनी बीवी का नाम, अपने फादर का नाम, अपना नाम, बच्चे का नाम पासवर्ड्स के तौर पे रखा हुआ होता है। इधर तो सॉफ्टवेयर में हमने आपको पासवर्ड ऑटो पे क्रिएट करके दे दिए होते हैं ना, एक्सेल से रैंडम नंबर जनरेट करके, फिर आप उसके साथ जो मर्जी करें। खैर, पासवर्ड्स आर ऑफन रिटन डाउन सो दैट यूजर विल नॉट फॉरगेट इट। एक बहुत बड़ा मसला क्या होता है, लोग पासवर्ड लिख लेते हैं ताकि उन्हें ना भूले, तो फिर उनके साथ हर बंदा जो है उस पासवर्ड में शामिल होता है। एक सिक्योरिटी कल्चर होना चाहिए इदारे में, ताकि यूजर्स को साथ साथ बताया जाए कि भाई पासवर्ड कितनी अहम चीज़ है और तुम्हें बार बार इसको बदलते रहना चाहिए। तो किताब ना फुल जोश में आईटी के अंदर उतरी हुई है और वो बच्चों को सिखाई जा रही है। एनक्रिप्शन, डाटा एनक्रिप्ट हो जाता है। एनक्रिप्शन एक बड़ा मज़े का टूल है, जिससे क्या होता है कि आपका जो मैसेज है वो एक अजीबोगरीब कैरेक्टर्स में शिफ्ट हो जाता है, एक की होती है उसमें शिफ्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपने लिखा है आई लव टू स्टडी MFA, तो आई जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा क्वेश्चन मार्क में, लव जो है उसके अगेंस्ट 2 लैम्डा आ जाएंगे, कुछ इस तरह के अजीब से सिंबल आ जाएंगे। तो आपने जो लिखा होगा वो अलग अलग कैरेक्टर्स में बदल के सिस्टम में चला जाएगा। जो सिस्टम से हैक कर रहा होगा आपकी इन्फॉर्मेशन, उसको आपका ये जुमला नहीं मिलेगा, उसको मिलेंगे इनक्रिप्शन हुए हुए अजीब से सिंबल्स, कोड्स या इस तरह से करके। तो इसमें की का कॉन्सेप्ट होता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है वो एक आर्टिफिशियल ज़बान में और उस तरह से स्टोर कर देता है। और फिर बाद में उस सॉफ्टवेयर में कैपेसिटी होती है कि वो उसको दोबारा डीक्रिप्ट करके आपको दिखा सके। तो वो जो की है ना, जो कन्वर्जन डी कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो फिर एनक्रिप्शन का तोड़ ये है कि उस की तक लोग पहुँच जाते हैं, क्योंकि जिस सिस्टम ने एनक्रिप्शन करनी है उस सिस्टम को तो पता है कि कौन सी ज़बान में कन्वर्ट करनी है और उसी सिस्टम ने आपको डीक्रिप्ट करके भी दिखाना है। तो अगेन एनक्रिप्शन इन्वॉल्व्स कोडिंग ऑफ डाटा इनटू अ फॉर्म दैट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल टू कैजुअल रीडर। डाटा कैन बी इनक्रिप्टेड, यानी कि कन्वर्टेड इनटू कोडेड लैंग्वेज यूजिंग एनक्रिप्शन की। Hacker would not be able to read the data and would not be able to convert it back into readable form without special decryption की। हो सकता है हैकर पहुंच जाए आपके सिस्टम तक, उसे पढ़ भी ले, लेकिन जब पढ़ेगा तो उसको जो ज़बान नज़र आएगी, जब तक कि उसके पास वो डिक्रिप्ट करने वाली की नहीं होगी वो उसको नहीं कर सकता। एनक्रिप्शन कॉमनली यूज़ किया जाता है जब आप एक डाटा पे, नेटवर्क पे डाटा वो कर रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन इतने बड़े नेटवर्क पे हो रही है, तो कोई भी दरमियान में हैकर आपका डाटा एक्सेस कर ले और उसको देख ले या उसका गलत फ़ायदा उठाए, तो वो चीज़ मना होनी चाहिए। तो एंड टू एंड एनक्रिप्शन का ऑप्शन व्हाट्सएप में होता है, अगर आप उसे ऑन कर लें उसके बाद वो इस लेवल की इनक्रिप्शन हो जाती है कि आपका व्हाट्सएप का स्टाफ भी, व्हाट्सएप का मालिक भी आपकी चैट नहीं पढ़ सकता। इस लेवल की इनक्रिप्शन होती है। ये वाकई मजाक नहीं है, वो इस हद तक कॉन्फिडेंट हैं कि ऐसा नहीं हो सकता अगर एंड टू एंड एनक्रिप्शन आपने ऑन की हुई है। जी, बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होती है, वो उसको बंद करना पड़ता है। जी, अब अक्सर जो टीवी पे आता है जी फलाना की फलाना से चैट ये लिखा था, ये लिखा था, वो सारे वो लोग होते हैं जिन्होंने अपनी वो एनक्रिप्शन ऑन नहीं की हुई होती है। एनक्रिप्शन ऑन भी कर लें, अगर आपके हाथ वो मोबाइल लग गया जिसके अंदर वो चैट है तो वो तो नज़र आई जाएगी ना, उसकी स्क्रीनशॉट लेके वो कहीं ना कहीं तो उधर चला जाएगा। तो जो मर्जी आईटी कर ले, कहीं ना कहीं उसको तोड़ने के ऑप्शन तो मौजूद होते हैं। एनक्रिप्शन कॉमनली यूज, अच्छा, ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम शुड प्रोवाइड फॉर एनक्रिप्शन ऑफ सेंडर डिटेल यूजिंग पब्लिक की एंड डिक्रिप्शन ऑफ मैसेज यूजिंग अ प्राइवेट की, कि एक की हो जिसके थ्रू उसका डाटा एनक्रिप्ट हो और फिर एक दूसरी की हो जिससे वो डाटा डीक्रिप्ट हो। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन, किताब के पास टाइम कम था, मोटी मोटी बात की ना, समझाया कि क्या होता है, कैसे काम करता है, बस आपको इन्फॉर्मेशन देके आगे चलने वाली की कि आपको इतना पता हो कि इसका मतलब क्या है। प्रिवेंटिंग और डिटेक्टिंग हैकर्स को कैसे पकड़ा जाए, रोका जाए, फिजिकल सिक्योरिटी लगा दें, गलत लोग आपके सिस्टम में घुसे ही ना, ताकि हैकिंग ही ना करें, पासवर्ड लगा दें, एनक्रिप्शन लगा दें, ऑडिट ट्रेस लगा दें, आप वो कर दें कि हर एक्टिविटी लॉग हो रही हो, कौन से यूज़र नेम पे किस वक्त बैठ के क्या एक्टिविटी हुई वो पता लग जाएगी। नेटवर्क लॉग्स ऑफ अटेम्प्ट टू गेन एक्सेस टू द सिस्टम में जितने लोग एक्सेस कर रहे हैं उनके नेटवर्क लॉग बन जाएं कि कौन कौन बंदे ने सिस्टम में एंटर होने की कोशिश की, उसका IP एड्रेस आ जाए कि ये बंदा सिस्टम में दाखिल होने की कोशिश करता रहा है।
फायरवॉल्स वगैरह लग सकते हैं। फायरवॉल क्या होता है? सिस्टम के अराउंड एक वो लगा देते हैं, सिर्फ जरूरी सिस्टम के अराउंड यानी कि फिजिकल और सॉफ्टवेयर का एक कम्बिनेशन होता है जिसमें सिस्टम में गलत लोग बगैर परमिशन के एंटर नहीं हो सकते। खाली सॉफ्टवेयर भी हो सकता है लेकिन कॉमनली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ऐसा कम्बिनेशन होता है जो लोगों को रोकता है। फायरवॉल सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर डिवाइस है बिटवीन यूजर कंप्यूटर एंड मॉडेम। पर्पज इज टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट एनी अटेम्प्ट टू गेन अनऑथराइज्ड एंट्री थ्रू इंटरनेट इनटू अ यूजर्स कंप्यूटर और इंटरनेट सिस्टम। फायरवॉल क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा सस्पिशियस मैसेजेस को इंटरनेट से और उनको सिस्टम में एंटर होने से रोकेगा और आपको ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट भी दे देगा। जैसे अचानक से आता है कि बहुत सारी नोटिफिकेशंस हमने ब्लॉक कर दी, क्या आप अलाउ करना चाह रहे हैं? बहुत सारी वेबसाइट आपकी कुकीज़ लेना चाह रही हैं, आपका डाटा लेना चाह रहे हैं, आपसे इन्फॉर्मेशन बगैर आपकी इजाज़त के लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका अपना सॉफ्टवेयर, आपका अपना ब्राउज़र आपको कहता है भाईजान मैंने बचा लिया आपको, मैं ना होता तो गए थे आप, तो आप बताओ आपने क्या इसको अलाउ करना है या नहीं करना? तो आप कहते हैं नहीं अलाउ नहीं करना, अलाउ कर देते हैं, बस ठीक है। फिर वो कुकीज प्रेफरेंसेस ही देखते हैं। कुकीज़ प्रेफरेंस देखते हैं, उनका मेन मकसद डाटा लेना होता है, लेकिन गलत नीयत अगर किसी की हो तो फिर वो आपके उस हद तक डाटा ले सकता है कि आपके ATM के कार्ड के पासवर्ड्स, पिन, उसके करैक्टर्स, उन सब तक। ये सारी टेंशन आप लोगों को है ही नहीं, ये अमीरों के मसले होते हैं। मतलब हमारा ज़्यादा से ज़्यादा NIC नंबर ले लेगा, ठीक है ले ले, जो हैकर है जो करना है उसने कर ले। हाँ वो फिर पर्सनल प्रेफरेंसेस के मुताबिक ऐड देता है, इसलिए वो कुकीज़ ले रहा होता है। फायरवॉल सप्लायर से भी खरीदे जा सकते हैं। सम फायरवॉल सॉफ्टवेयर कैन बी डाउनलोडेड फ्री ऑफ चार्ज फ्रॉम इंटरनेट। वो कह रहे हैं आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में और पैसों से भी खरीद सकते हैं। और पाकिस्तान में पैसों वाले सॉफ्टवेयर को भी फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम तो एक जन्नत मुल्क में रह रहे हैं। वायरसेस, वायरस क्या होता है? जो पाकिस्तानी में एक प्रोग्राम फाइल होती है जो ऑटोमेटिकली किसी वजह से चल पड़ती है और आतंक मचा देती है, सिस्टम को करप्ट कर देती है, सिस्टम को डाउन कर देती है, सिस्टम के अंदर बहुत हैवी वो कर देती है, चीज़ों को गलत दिखाना शुरू कर देती है, डाटा डैमेज करना शुरू कर देती है। सॉफ्टवेयर एक इस तरह का सॉफ्टवेयर जो ऑटोमेटिकली किसी ना किसी वजह से ट्रिगर होना शुरू हो जाए और सिस्टम को नुकसान पहुंचाए, तो वो कह रहे हैं कि वायरस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं जिनको डिज़ाइन किया जाता है कि डेलिबरेटली करप्ट करो सिस्टम को। ये मैलिशियस इंटेंट से लिखे जाते हैं लेकिन एक्सीडेंटली भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। कई दफ़ा आपकी नीयत और होती है और ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं गलती से। वायरस बनाने वाले ने वायरस बेसिकली सिक्योरिटी रीज़न के लिए बनाया था। समटाइम कुछ सॉफ्टवेयर वाले हैं, फॉर एग्जांपल उन्होंने आपको सॉफ्टवेयर बेचा 1 साल के लिए, तो सॉफ्टवेयर में वायरस डाल के भेजते हैं कि जैसे ही 1 साल पूरा होगा आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम से टाइम को अंदाज़ा करेगा या इंटरनेट से टाइम का अंदाज़ा करेगा और ब्लॉक हो जाएगा कि हाँ जी आपका टाइम पूरा हो गया है। तो इस तरह से भी होता है, जैसे हमने सिस्टम में बताया हुआ होता है कि जिस दिन बच्चे की अटैम्प्ट है उस दिन 12 बजे उसकी एक्सेस ख़त्म हो जाए। असल नीयत इसकी साफ़ थी, लेकिन फिर लोगों को समझ आया कि तो बड़ी मज़े की चीज़ है, ये तो ऑटोमेटिकली काम करता है, तो ये तो ऑटोमेटिकली जाके सिस्टम पे अटैक भी कर सकता है, डाटा चोरी भी कर सकता है, डाटा को ख़राब भी कर सकता है, डाटा को डुप्लीकेट भी कर सकता है। तो फिर वायरस पर गलत कामों के लिए भी इस्तेमाल होना शुरू हो गए। वायरस किसी फाइल अटैचमेंट में भी आ सकती है, ईमेल पे भी आ सकती है, किसी DVD टाइप की स्टोरेज डिवाइस पे भी आ सकती है और अमाउंट ऑफ डैमेज के हिसाब से वेरी कर सकता है। कोई ज़्यादा ख़तरनाक वायरस होगा, कोई कम ख़तरनाक वायरस होगा। वायरस की बहुत सारी काइंड हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है। वाह, बड़ी खुशी हुई। वायरस से बचने के लिए क्या करें, मैं क्यों बताऊं, आप बताएं। एंटीवायरस डाउनलोड करके रखें, डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल भी कर दें। दूसरा वायरस, एंटीवायरस एक और वायरस होता है। अच्छा, और क्या करें वायरस से बचने के लिए? इसके जो एक्सपर्ट होते हैं ना उनके पास जाना चाहिए। एक्सपर्ट्स के पास जाएं, उनसे कहें सिस्टम में वायरस आ गया, ऐसे बचाएं। वायरस को आने से पहले कैसे बचाएं? पेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो, स्पैम ईमेल्स मत खोलें, ऐसी ईमेल जो अजीब सी लग रही हैं, मशकूक सी लग रही हैं मत खोलें। लिंक्स पे बिला वजह क्लिक ना करें। मुश्किल काम बता दिया आपको। एक लिंक अगर आगे पॉपअप हो रहा है और ऐसे ऐसे चल के सामने आ रहा है, बंदा कहता है ये क्या चीज़ है, तो गलत अजीबोगरीब से लिंक्स को क्लिक ना किया जाए। अनऑथराइज स्टोरेज डिवाइसेस ना हो, सिस्टम के अंदर बिला वजह USB ना एंटर हो, और USB एंटर हो तो पहले किसी और जगह से उसको एंटीवायरस से क्लीन करके सिस्टम में एंटर करें। थर्ड पार्टी ऐप्स जो है उनको ध्यान से देखें कि क्या वो ऑथराइज हैं या नहीं है।
DVD CD वगैरह से दूर रहने की कोशिश करें, और मजबूरी हो तो बहुत अच्छी तरह से उस पर जो है वो दम दरूद करके उस पर फूके मार के फिर उसको सिस्टम में डालें। अब DVD CD का वो ज़माना नहीं रहा, लेकिन बहरहाल उनकी बातें अभी भी किताबों में मौजूद तो हैं। SD कार्ड रीडर, USBs, टच री डिवाइसेस, आपकी पोर्टेबल हार्ड डिस्क वगैरह, ये सारी चीज़ें। फायरवॉल्स लगा दें। किताब से पूछते हैं कंप्यूटर शुड इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, अप टू डेट होना चाहिए, वायरस को डिटेक्ट भी करेगा और फिर वायरस को साइड पे ले जाएगा ताकि वो सिस्टम को कुछ ना कर सके। कंप्यूटर फ्लॉपी डिस्क लो, आप CD DVD पे थे, किताब फ्लॉपी बता रही है, और मेरे ज़माने में ऑब्सलीट हो गई थी एक चीज़, वो बता रहे हैं। रीराइटेबल CDs वगैरह को अवॉइड करें। फायरवॉल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वगैरह को यूज़ करें अनऑथराइज एक्सेस बचने के लिए। सस्पिशियस ईमेल्स या इस तरह की चीज़ें हैं उनको वो देखा जाए, ओपनिंग से पहले देखें कि अजीब सी लग रही है तो उसको ओपन ना किया जाए, उसको उठा के साइड पे भेज दें या सिस्टम के ऊपर कोई सिस्टम चलाएं। प्रोसीजर्स होने चाहिए, तमाम स्टाफ को कम्युनिकेटेड हो कि हाँ भाई आपने इसको फॉलो करना है। जी फ्लॉपी डिस्क पुराने ज़माने में एक छोटी सी डिवाइस होती थी, बहुत ज़्यादा मेमोरी की, 1.4 MB। उस ज़माने में अगर एक फ़ाइल एक जगह से दूसरी जगह लेके जानी होती थी तो जो वाहिद तरीका होता था वो फ्लॉपी डिस्क डाली जाती थी, उसमें फ़ाइल कॉपी की जाती थी, फ्लॉपी डिस्क दूसरी जगह डलती थी। ठीक है, वो उस ज़माने की USB होती थी, उसमें फिर बड़े साइज़ की आई थी 5 MB की, कैसेटों की तरह से होती थी, बड़ी बारीक सी। मूवीज़ वगैरह में अक्सर आपको वो नज़र आती है, या आज भी किसी सिस्टम में उन्हें दिखाना ना बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्रामिंग हुई हुई है तो वो दिखाते हमेशा DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है। हालांकि आज के दौर में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस चल रहे हैं, लेकिन सामने आपको दिखाएंगे 1-0 गोल गोल घूम रहे हैं और टाइपिंग करके। आज के ज़माने में कोडिंग इस तरह से थोड़ी होती है, आज के ज़माने में माउस से क्लिक होते हैं। लेकिन जब भी कोई सिस्टम हैक हो रहा होगा ना, एक बंदा बिला वजह कीबोर्ड पे उंगलियां मारी जा रहा होगा कि देखो ये हैकिंग कर रहा है। हाँ, सामने स्क्रीन में नंबर्स, डिजिट्स, कोड्स वो आ रहे होंगे उसके मुताबिक। तो इसीलिए फिर वो क्या करते हैं, वो सारा कुछ करने के बाद ऐसे करके निकालते हैं तो एक फ्लॉपी डिस्केट निकलती है सिस्टम में से। तो अगेन ये पुराने ज़माने की चीज़ें हैं, लेकिन चूँकि पुराने ज़माने की चीज़ें हैं तो आज के ज़माने के अक्सर टूल्स इन पे काम नहीं करते। जैसे एक्सफास्ट ब्राउज़र, अब एक्सफास्ट ब्राउज़र जो है वो तकरीबन नापैद हो गया दुनिया में, दुनिया उसको यूज़ ही नहीं करती। जब यूज़ ही नहीं करती तो सॉफ्टवेयर बनाने वाली जितनी भी कंपनी हैं वो बॉदर ही नहीं करती कि वो उसके प्लगइन बनाएं जो उस पर भी काम करें। तो इसलिए फिर जो CA के कॉलेजेस अक्सर एक्सफास्ट ब्राउज़र की ऑप्शन दे देते हैं कि एक्सफास्ट ब्राउज़र जो है उस पर आप चलाएं तो वो चीज़ कोई और सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं कर सकता, लेकिन एक्सफास्ट ब्राउज़र खुद डाउनलोड कर सकता है, और वो भी उसी सिस्टम पे प्ले होगा जिस पे वो वाला लॉगिन हुआ है। तो कहने का मतलब है कि समटाइम ये कंट्रोल भी होता है कि आप एक इतनी पुरानी ऑब्सोलीट चीज़ उठा लें जिसके ऊपर किसी ने अब काम करना ही छोड़ दिया हो। तो फ्लॉपी आज भी बहुत महफूज चीज़ है। USB में गड़बड़ हो जाती है, फ्लॉपी में नहीं गड़बड़ होती। पुरानी चीज़ है, लोगों ने उसको बॉदर करना छोड़ दिया है। तो जो बहुत बड़े हैकर्स, बहुत बड़े सिस्टम के प्रोग्रामर्स हैं वो फ्लॉपी पे चलते हैं। तो वो मूवीज़ में सही दिखाया होता है कि सारा कुछ करने के बाद वो जो डाटा निकालते हैं वो अक्सर एक फ्लॉपी टाइप की एक ऐसी डिस्केट सी होती है जो सिस्टम से निकाल के रख रहे होते हैं। खैर, हम क्यों परेशान हो। IT के स्टैंडर्ड्स एक बहुत बड़ा सलूशन मैक्सिमम मसलों का। भाई मैं एक IT के सिस्टम पे जाऊंगा, फॉर एग्जांपल मैं अचानक से अपनी सेल्स ऑनलाइन कर देता हूँ, मैं कुर्सियों का बिज़नेस करता हूँ, मैं सोचता हूँ मैं ऑनलाइन कुर्सियों का बिज़नेस करना शुरू कर दूँ। तो रादर देन कि मैं 10 साल तक धक्के खाते खाते आहिस्ता आहिस्ता सीखूँ कि IT की दुनिया में कुर्सियों के बिज़नेस में क्या क्या मसले हो सकते हैं और मुझे क्या करना चाहिए, वाई नॉट कि मैं IT के स्टैंडर्ड्स उठाऊँ, जैसे अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे ऑडिट के स्टैंडर्ड्स होते हैं। IT के स्टैंडर्ड मुझे बताएं, पासवर्ड रखो, फलाना होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, सेल की 3 पॉइंट होने चाहिए, 2 ऑथराइज वो होने चाहिए, इस तरह के पासवर्ड होने चाहिए, इस तरह का सिस्टम होना चाहिए, इस तरह के कंट्रोल्स होने चाहिए। तो वो IT के स्टैंडर्ड्स मुझे एक अच्छा IT का सिस्टम बना देंगे। तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैं अपने वाले सिस्टम में वो जो स्टैंडर्ड ने मुझे चीज़ें बताई हैं वो फिट करता जाऊँगा। कुछ चीज़ें मुझे समझ आएंगी कि क्यों है, और कुछ नहीं समझ आएगा कि ये बात क्यों लिखी हुई है, लेकिन मैं उसको अप्लाई कर दूंगा तो उससे ऑटोमेटिकली क्या होगा, मेरे सिस्टम में मुमकिन जो जो ख़तरे आ सकते थे जो मुझे 4 साल बाद जाके पता लगता, और फिर मैं सोचता हूँ यार मैं ये क्या कर बैठा। तो IT का स्टैंडर्ड मुझे याद बता देगा कि सिस्टम में ये चीज़ डाल दो तो ये वाला मसला नहीं आएगा। तो फिर IT के स्टैंडर्ड, IT स्टैंडर्ड जो है जनरल कंट्रोल्स हैं IT के, जो रिस्क को रिड्यूस कर देते हैं, वीकनेस को, चीज़ों को। रेंज ऑफ IT स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं, जैसे ISO ने, इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसने IT सिक्योरिटी के बहुत सारे स्टैंडर्ड्स बनाए। फिर इसके अंदर कॉबिड का एक पूरा लंबा चौड़ा सेटअप होता है। किताब में पुराने ज़माने में इसका इंट्रोडक्शन होता था, अब नहीं है, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, शौक से पढ़ना चाहें तो पढ़ लें।
आईटी के स्टैंडर्ड डेवलपमेंट और टेस्टिंग से रिलेटेड भी हैं। नया सिस्टम डेवलप करना है, ये स्टैंडर्ड है। टेस्ट करना है, ये स्टैंडर्ड है। ये काम करना है, ये स्टैंडर्ड है। जैसे ऑडिट करने वाले को कहते हैं इस एरिया को ऑडिट करना है, ये स्टैंडर्ड है। इस एरिया को देखना है, ये स्टैंडर्ड है। तो ऐसे ही आईटी के स्टैंडर्ड हैं। एक बड़ा अच्छा तरीका ये है कि आप आईटी के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना शुरू करते हैं। देन एप्लीकेशन कंट्रोल क्या थे? जनरल कंट्रोल थे ओवरऑल, एप्लीकेशन थे सिस्टम के अंदर। तो एप्लीकेशन कंट्रोल वो कंट्रोल्स हैं जो किसी आईटी के स्पेसिफिक सिस्टम में हो। कॉमनली इसमें डाटा वैलिडेशन होते हैं कि एंटर करने वाला सही से एंटर करे, यूज़र नेम दे, पासवर्ड दे, डाटा गलत एंटर करे तो प्रॉम्प्ट हो जाए, फलाना हो तो मसला आ जाए। तो सिस्टम के अंदर चीज़ों को एंटर करने का, चीज़ें देखने का, उसके बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं। किताब ने कह दिया फॉर एग्जाम्पल चेक डिजिट हो सकता है। ये कह के खामोशी से साइड पे निकल गए। अब इस पूरी साइंस है, तो आप में से जो ऑडिट पढ़ रहे हैं वो तो चेक डिजिट को समझ लेंगे, ऑडिट के अंदर भी आएगा। लेकिन यहाँ बस इतना ही है कि मुख्तलिफ टूल्स हैं दुनिया में, जैसे कि चेक डिजिट। मायने के साथ छोटे पड़े, टेंशन क्यों लेना। कंट्रोल्स की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, एक अच्छा निज़ाम होना चाहिए कि हर वक्त आप देखते रहें कि आपके जो आईटी के काम है वो सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो जब आईटी के स्टैंडर्ड हमारे इदारे पर अप्लाई हुए हुए हैं तो क्यों ना आईटी ऑडिट भी करवा लिया करें। भाई मैं एक वेबसाइट बनाऊं और मैं उस पर आईटी की कुछ निज़ाम बनाऊं, फिर एक आईटी के ऑडिटर्स आएँ जो मेरे सिस्टम को समझें, स्टैंडर्ड को समझें और देखें मैंने अपने सिस्टम में वो स्टैंडर्ड कितने अडॉप्ट किए और कितने अडॉप्ट नहीं किए, और जहाँ जहाँ एरर हो वो रिपोर्ट जारी कर दें। वो कहें आपने ये 3 रूल्स फॉलो नहीं किए, इन 3 रूल्स का ये और ये नुकसान आपको हो सकता है। तो आईटी की ऑडिट हो सकते हैं, आईटी कंट्रोल ऑडिट हो सकता है। अक्सर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का अपनी पूरी इंटरनल ऑडिट टीम होती है। अक्सर आईटी ऑडिटर्स होते हैं जो आईटी सिस्टम को देखते हैं। आईटी कंट्रोल ऑडिट आप बाहर इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स को भी दे सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो सीए फर्म्स हैं वो ईआरपी डेवलपमेंट में भी काम करती हैं और बने हुए ईआरपी को चेक करने में भी काम करती हैं। वो अपने टूल्स के साथ आते हैं, भाई ये 100 बातें होनी चाहिए इस ईआरपी में, उनमें से 75 निकलती हैं, 25 नहीं निकलती। आप 25 उन्हें बताते हैं, वो कहते हैं इनमें से 12 हमें नहीं चाहिए लेकिन 13 होनी चाहिए थी, क्यों नहीं है? तो आप कहते हैं फिर हमारा ईआरपी खरीद लो। तो हाँ, अक्सर ऑडिट का हल ये होता है कि आप कहते हैं भाई आपकी प्रोडक्ट थकी हुई है, मेरे पास ज़्यादा मज़े की प्रोडक्ट है, आप अपने भाई हो सस्ते में दे दूँगा। तो मतलब ये अक्सर ऑडिट का ख़तरनाक आउटकम ये होता है कि उनको अपने सिस्टम पे शायद बार ख़त्म हो जाता है और फिर हम जो है उनको अपने तरीके से सिस्टम पे एतबार दिलवाते हैं। डन, इसको जल्दी से देखते हैं। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन माइट एम्प्लॉय, कल तो हमने टेस्ट डिस्कस करना है ना, वो मिड टर्म डिस्कस करना है, टाइम बहुत है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन माइट एम्प्लॉय इंटरनल ऑडिट टीम, यहाँ बात करते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन आईटी कंट्रोल ऑडिट टिपिकली इंक्लूड फॉलोइंग। ऑडिटर अंडरस्टैंड करेगा उनका सिस्टम, फिर कंट्रोल्स देखेगा, फिर चेक करेगा कि कंट्रोल सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आईटी ऑडिट साइक्लिकल बेसिस पे भी हो सकता है, हर 3-3 साल बाद हो गया, यूँ भी हो सकता है इस साल सेल्स का हो गया, अगले साल परचेज का हो गया, अगले साल किसी और इवेंट का हो गया, फिर दोबारा से साइकिल रिपीट हो गया। तो अगेन इदारों में आईटी ऑडिट्स भी हो सकते हैं जिससे वो देखेंगे कि इदारा सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। क्या यहाँ तक हमने जितनी बात की वो समझ आई है? इख्तितामी लम्हात की तरफ चलते हैं। एक्सेप्शन रिपोर्टिंग। एक्सेप्शन रिपोर्टिंग, जैसे मैंने कहा कि जब कुछ गड़बड़ हो वो रिपोर्ट हो जाए कि ये मसला था, ये इस तरह का इशू था, ये ऐसे क्यों हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था। फॉर एग्जांपल हमारा आईटी ऑडिट हो तो वो हमें बताएं कि जी आपके 17 ऐसे यूज़र नेम हैं जिनके आईपी से कोड फॉरवर्ड हुआ है और वो कोड इन 4-4, 3-3 आईपीज़ ने मज़ीद देखा। तो शायद हमें एक रिपोर्ट मिल जाए कि ये 17 बच्चे, इनको तो आप फ़ौरन से फारिग कर दें, और ये जिन्होंने जिस आईपी से आया इस आईपी को ताहयात आप ब्लॉक कर दें। फ़ायदा ये होगा कि कभी वो बच्चा असल में भी कोई कोर्स ख़रीदने आएगा और हम उसको सिस्टम में डालेंगे तो उसका चलेगा नहीं, और वो कहेगा जी मैं जज्बाती होकर लड़ता हुआ आएगा, मैं अभी कोर्स परचेज़ करके गया हूँ, घर जाके चलाया चल ही नहीं रहा। तो हम कहेंगे आप ही का तो हमें इंतज़ार था, आप ही वो चोर हो जो हमारे लिंक को चोरी करके देखते थे। तो खैर कहने का मतलब है कि एक्सेप्शन रिपोर्ट बताएगी कि कहाँ कहाँ गड़बड़ हुई है। तो एक पीरियोडिक, डेली, वीकली, मंथली कोई भी एक्सेप्शन रिपोर्टिंग हो सकती है इदारे में जो डिस्क्राइब करे कंट्रोल फेलियर्स। जैसे हमारे पास एक रिपोर्ट जनरेट होती है, एक बच्चा कहता है मैंने 3 दफ़ा कोशिश की, लॉगिन नहीं हो रहा। मज़े की बात है उसे नहीं पता होता कि जब वो कोशिश कर रहा है तो हर दफ़ा एक लॉगिन क्रिएट हो रहा है। तो हम बैकएंड से देख के उस बंदे को चेक कर सकते हैं कि इस यूज़र ने कितनी दफ़ा ट्राई किया और वाकई शुरू हुआ या नहीं हुआ। सिस्टम बड़े चालाक होते हैं, एक एक चीज़, एक एक डाटा, एक एक चीज़ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। जी आईपी अगर वीपीएन चल रहा है तो फिर मुश्किल है। मतलब कि उसी हुई बंदे
बंदा है जो कि उस वक्त वो अकाउंट लॉगिन करने की कोशिश जी, अब क्या होता है ये है कि ये जो लिंक्स होते हैं ना, इनके साथ एक छोटी सी सिक्योरिटी की अटैच हो जाती है। फॉर एग्जांपल आप गूगल को कहते हैं कि मैंने कैंपेन चलानी है, फेसबुक को कहते हैं कैंपेन चलानी है, तो फिर फेसबुक ट्रैक करता है कि आप ये लिंक पेस्ट करें, फिर वो फेसबुक बताएगा कि इस लिंक से आपकी वेबसाइट पे कितने लोग पहुंचे। और मैं अगर अपनी वेबसाइट को कह दूँ ना कि ये वाला लिंक, एक लिंक होगा मेरी वेबसाइट का सादा, एक लिंक होगा जिसके आगे फ़र्ज़ करें लिखा होगा एक्स और XMD करके लिखा हुआ है। अब इसको क्लिक करने वाला भी उसी वेबसाइट पे पहुंचेगा और सादा तरीके से आने वाला भी उसी वेबसाइट पे पहुंचेगा, लेकिन इस वक्त वेबसाइट पे आने वाले को नहीं पता कि जो XMD वाले लिंक पे क्लिक करके पहुंचा है, सिस्टम उसकी कुकीज़ पकड़ के अपने पास रख लेगा। ये लिंक जहाँ जहाँ फॉरवर्ड होगा उस सिस्टम की जो IP है वो अपने पास सेव कर लेगा। तो हमारा ये लिंक जो हमने खुद ही से, तो हमें जब ये पता है कि अभी हमारा लिंक एक्सपोज है, तो हमारा लिंक वो वाला है जो कि कैप्चर करता है डाटा, ताकि हम सेशन एंड पे देखें कि हमारा लिंक कितनी दफ़ा आगे जाता है और जो जो चला रहे हैं उनकी IPs हमारे पास आ जाए। तो दुनिया बड़ी आगे जा चुकी है, तो समटाइम हम चाहते हैं कि ईजी हो। आप IP तो कर लेंगे, पीछे वो बंदा ही ना होगा। हाँ नहीं, अगर IP वो और बंदा वो ना हो, तो ऐसा बड़ा कम चांस है कि एक घर में एक ऐसा लैपटॉप हो जिसमें एक और बंदा एग्जैक्टली उसी लेवल के सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो एक घर में एक लैपटॉप के अंदर एक IP है, तो बहुत ही कम चांस है कि एग्जैक्टली उस लैपटॉप पे उसी घर का कोई और बंदा CA का कोर्स पढ़ना चाह रहा हो। एक घर में एक वक्त में एक से ज़्यादा बेवकूफ़ आदमी तो नहीं हो सकते, एक आदमी होगा ना जो CA में आया होगा, बाकी सियाने लोग होंगे। ठीक है जी, पता लगे एन इसी वक्त IK वाले बाहर सुन रहे हो, अच्छा ये पढ़ाते हैं क्लास में। इफेक्टिवनेस ऑफ IT कंट्रोल मॉनिटरिंग इज ड्रिवन बाय एक्शन टेकन बाय मैनेजमेंट टू एड्रेस कंट्रोल फेलियर व्हेन दे अकर। IT की इफेक्टिवनेस कब है? जब हमें पहले महीने रिपोर्ट आती है और हम फ़ौरन से 15 बच्चों को कॉलेज से एक्सपेल कर देते हैं और ख़बर फैल जाती कि यार इन्हें तो पता लग जाता है, तो बस बाकी सारे सीधे हो जाते हैं। जब हम एक्शन ही नहीं ले रहे और हम बड़े फ़ख्र से कह रहे हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, फ़िलहाल हमारा फोकस और चीज़ों पे है, तो ऑब्वियसली IT के इश्यूज़ मज़ीद आते रहेंगे। जब उधर ध्यान करना होगा तो उधर ध्यान कर लेंगे। अभी हम मतलब अपनी दीवारें तो ठीक कर लें, अपने जो है ना वो मामलात तो ठीक कर लें। हम अभी हमें कमरों का मसला हो गया और हमें ख़ास लेवल से ज़्यादा कमरे रिक्रिएट भी नहीं कर सकते। अभी फिर पीछे वाले कमरे के साथ कुछ छेड़छाड़ होगी, अभी फिर ऊपर के कमरों को दोबारा से जोड़ने तोड़ने की कोशिश करेंगे। छत तो है ही एट एनी गिवन टाइम, कभी भी ज़रूरत पड़े अचानक से छत पे बहुत कुछ शिफ्ट कर दिया जाए। अब बच्चों के लिए हमने नमाज का अलग से अरेंजमेंट किया, सारा कुछ बाहर वो लगाया, पता लगा जी वहाँ गर्मी बड़ी है। पहले वो कहते थे इंडोर क्यों, हम आउटडोर पढ़ना चाहते हैं नमाज, आउटडोर तो वो कहते हैं गर्मी है। अब वहाँ पे शेड लगाया वो कहते हैं अभी भी गर्मी है। ठीक है, पंखे लगाएंगे तो भी वो कहेंगे गर्मी है। तो अल्टीमेटली उन्होंने पढ़ना अंदर था, लेकिन हमारा खर्चा इसलिए करवाया कि जो है ना एक जी 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 एग्जैक्टली। तो जब हमने अंदर किया था इंतज़ाम, तो क्यों ये समझ रहे थे कि अंदर तो उससे भी ज़्यादा है ना, जब बच्चे इकट्ठे होते हैं अंदर ज़्यादा गर्मी है तो फिर बाहर पंखे ही नहीं, पंखे तो 1 मिनट का काम है। मसला ये है कि लोगों ने आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा असी नहीं आने थे। बच्चों का फीडबैक आया है, उन्हें पता ही नहीं है। चलें डन हो गया, पंखे लगा देते हैं, पंखे लगा दें फिर आएंगे बच्चे। नहीं, साइडों पे ना वो डाल दें, जो कारपेट आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा है ब्राउन वाला, उसको डाल दें, वो खुद ही टेम्परेचर कुछ ना कुछ तो कम करेगा। भाजन उधर इतने सारे तजर्बे किए, वो इतनी एक्सपोज जगह है। अब तो हमने वहाँ लोहे के रॉड लगा के, लोहे की शीट वाली चादर लगा के उसके ऊपर काम कर दिया है। साइडों से भी तो आ रही है गर्मी, वो उसके बाद साइडों से जब वो रुकेगा ना तो हवा भी रुक जाएगी। फिर वो अंदर ही हो जाए। AC आ गया था। यानी आप कह रहे हैं कि बस फिर इसका मतलब है वहाँ पे एक कमरा ही बना दिया जाए। वो हम नहीं बना सकते ना फ़िलहाल, हम एकदम से इतने ज़्यादा पंगे नहीं कर सकते। हम ऑलरेडी पीछे की तरफ पंगा करना आसान है, सामने की तरफ आसान नहीं है। खैर चलें, इससे अगला हाल है सब छत पे जाएंगे नमाज़ पढ़ने। छत पे, आधी छत पे नमाज का इंतज़ाम, फुल छत के साथ। अगला सीज़न वैसे भी ठंड का है, उस अगले सीज़न तक शायद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये मान चुके हों और हम फिर ऊपर तीसरा फ्लोर दे दें। इन्होंने कहा आधी छत पे नमाज हो, आधी छत पे अकाउंटिंग। हमें अकाउंटिंग के लिए छत पे जाने की ज़रूरत ही नहीं। मैं समझ के उससे आगे की बात कर सकूँ जी। असल में अगर अकाउंटिंग करनी है ना तो फिर या पूरी छत हो या फिर छत पे ना हो।
असल में छत पे ज़्यादा बंदों के इकट्ठे होने में भी मसला है। ये भी बिल्डिंग भी तो बड़ी पुरानी है ना, हमें तो मतलब हर जगह पे पीछे वाले कमरे में अचानक से ऊपर वाला कमरा ना टेढ़ा होकर नीचे आना शुरू हो गया। हमने कहा भाई इसका क्या हुआ है, तो पता ही लगा कि वो बड़ी पुरानी वो थी और वो उतना नहीं सह पा रही थी, तो फिर वो एक इंतहाई गलत जगह पिलर देना पड़ गया जो कमरे के व्यू को ब्लॉक कर रहा था। एक अच्छा खूबसूरत कमरा ख़राब हुआ, लेकिन सिक्योरिटी कम्स फर्स्ट। ऊपर रूम 5 पे बोर्ड के पीछे अगर आप देखें ना, इतना मोटा क्रैक है दीवार चिरना शुरू हो गई थी कि भाई मेरे साथ क्या कर रहे हो। तो फिर उसके ऊपर बाकायदा काम करके उसको बाहर से सारी सेटिंग करके उसको दोबारा से दीवार को जोड़ के नीचे से पिलर से एक्सटेंड करके लंबा वाला बीम बाहर के उधर वाले रास्ते से एंटर करके वो इधर, मतलब आधी कंस्ट्रक्शन तो बिल्डिंग की हम करा चुके हैं अब तक। हम सोच रहे हैं उससे बेहतर था हमें ग्राउंड मिलता, हम खुद अपनी बिल्डिंग खड़ी कर लेते जितना हम कर चुके हैं इस बिल्डिंग के साथ। खैर ख़त्म हो गया। क्या खूबसूरत बात कर दी। तो कल के दिन ये सारी डिस्कशन होगी। अब तो जब हमारे पास टाइम बच गया है, तो वो जो मुझे डाउट था कि मुझे जाना पड़ सकता है, तो फिर मैं चला ही जाता हूँ। किधर? ये भाई लेट आए होंगे। क्लास के शुरू में मैंने बात की थी, अब आपने क्लास शुरू वाले बच्चों से पूछना है कि मैंने ऐसी क्या बात की थी, ठीक है? तो हमने ऑलरेडी इतनी खुश बातें कर ली हैं और बहुत सारी बातें कर ली हैं। आपने जाके ज़्यादा दिल पे नहीं लेना। अभी चैप्टर 4 का वो पोर्शन है जिसको बस तेज़ी से देख लिया जाए। लेकिन ICAP चैप्टर 4 में से रट्टे शट्टे वाली चीज़ अगर पूछना चाहे तो वो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ से रट्टा पूछा जा सकता है। अभी ख़त्म कहाँ हुआ है भाई? अभी हमारा मिड टर्म कल ख़त्म होगा, मिड टर्म की डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम ऑफिशियली उसको ख़त्म करने का अनाउंस कर सकेंगे ना। फिर रिवीजन क्लास होनी है, रिवीजन क्लासेस का आखिरी दिन, उसमें फिर आप लोग पैसे इकट्ठे करके जो ट्रीट करना चाहें वो फिर आखिरी दिन होगा। हमेशा टीचर ही क्यों, एक मासूम आदमी जो पहले ही जो है ना वो लाखों रुपए लुटा के बैठा हुआ है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा जी।